PRT यानी कि लेवल 1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करेंगे। यदि आपको स्टेट के और भी क्वेश्चन पेपर देखने विद सॉल्यूशन तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको स्टेट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे 150 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का। टाइमिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.5 घंटे यानी कि 2 घंटे 30 मिनट। टोटल आपको 5 पार्ट मिलेंगे। इसमें जो पहला पार्ट होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें टोटल आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक। जो सेकंड पार्ट होगा लैंग्वेज, इसमें क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 60 तक रहेंगे, यानी कि टोटल 30 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें हिंदी के 15 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश के भी 15 क्वेश्चन। थर्ड जो पार्ट होगा जनरल स्टडीज़, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर आपको क्वेश्चन नंबर 90 तक मिलेंगे, यानी कि टोटल आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे जनरल स्टडीज़ के। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग एबिलिटी के भी 10 क्वेश्चन मिलेंगे, जीके और अवेयरनेस के भी आपको जो टोटल 10 क्वेश्चन मिलेंगे। फोर्थ जो पार्ट होगा मैथमेटिक्स, इसमें क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 120 तक मिलेंगे, टोटल 30 क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स के होंगे। और जो फिफ्थ पार्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 150 तक आपको जो है क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि टोटल 30 क्वेश्चन ये भी जो आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो टोटल 5 पार्ट आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? आपको इनमें से ऑप्शन दिए हुए इनमें से बताना है विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। तो धारा प्रवाहित ये क्या है? सृजनात्मकता का तत्व है, लचीलापन भी है, मौलिकता भी है। लेकिन ये जो फोर्थ ऑप्शन है स्मृतिकरण, ये जो है सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट देखिए, अहम केंद्रिता का गुण जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त बौद्धिक विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई पड़ता है? तो ये आपका जो है पूर्व संक्रियता अवस्था में जो है दिखाई पड़ता है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितनी आयु पर बच्चों में लिंग पहचान स्थापित होता है? तो इसके लिए जो एज है यह होती है आपकी 2 साल, जो 2 वर्ष होते हैं इसमें जो है लिंग पहचान जो है स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी बच्चे में सृजनशीलता यानी कि सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए, यानी कि बच्चों में जो है सृजनशीलता जो है विकसित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पे आप देखेंगे बच्चे के विचारों का सम्मान करना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल सही है, करनी चाहिए। बच्चों की उत्कंठा या जिज्ञासा को संतुष्ट करना चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सही है। बच्चों को अपूर्व चिंतन की दिशा में ले जाना चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जो अपना फर्स्ट ऑप्शन है इसमें बताया गया है कि बच्चों की क्रियाओं को जो है प्रतिबंधित करना चाहिए, यानी कि बच्चे जो क्रियाएं करें उनको रोकना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल गलत है। वो जो भी क्रियाएं करते हैं उनको करना चाहिए, ताकि वो जो उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो इसलिए जो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है क्या है? गलत है। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन क्या हमारे लिए क्या लगा देंगे इसके ऊपर? टिक। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक विद्यार्थी ने शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत किसी विषय में 100 में से 47 अंक जो है प्राप्त किए हैं। इन अंकों को जो है जिसको बोलते हैं CCE योजना के अंतर्गत किस ग्रेड में जो है बदला जा सकता है? तो यहाँ पे जो आपको एक ग्रेड सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि उसमें जो है ग्रेड सिस्टम होता है कि 90 से लेकर 100 तक की ये ग्रेड दी जाएगी, जो 80 से लेकर 90 तक जो है ये ग्रेड दी जाएगी। तो यहाँ पे जो बोला गया कि 4700 में से अगर बच्चे के 47 नंबर आते हैं तो उसको कौन सी ग्रेड दी जाएगी? तो ये होगी आपकी C2 ग्रेड जो दी जाएगी। आपको पता होगा जो आपकी सर्टिफिकेट होती हैं इनमें ग्रेड भी आती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे नीचे अधिगम जो सिद्धांतों था उनके प्रतिपादकों के जो है जोड़े दिए गए हैं। इंगित कीजिए कि किन जोड़ों का मिलान सही नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो है फर्स्ट है जो यहाँ पे जो है फर्स्ट जो है दिया हुआ है अनुकूलन या अनुबंधन अनुक्रिया, ये जो है यहाँ पे जोड़ा बताएगा। इसकी जो प्रतिपादक ये जो है वुड एंड रीड नहीं है। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट वाला जो है अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत, ये जो है वर्दिमर एवं कोलर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, ये भी जो है थर्नाइड ग्रेट्स यानी कि स्टीफेन के द्वारा दिया गया है। पुनर्बलन सिद्धांत, ये जो है हेल एवं स्किनर के द्वारा दिया गया है। लेकिन जो यहाँ पे आप सेकंड ऑप्शन जो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो ये जो है सही मैचिंग नहीं है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? राइट। नेक्स्ट देखिए, AAMD और APA के अनुसार गंभीर मानसिक मंदता युक्त बालकों की जो है बुद्धि लब्धि प्रास क्या होता है? तो यानी कि यहाँ पे बताना अकॉर्डिंग टू द AMD एंड APA व्हाट इज द IQ रेंज ऑफ द सर्व मेंटल जो है रिटार्डेशन चिल्ड्रन। तो यहाँ पे जो है कितनी यहाँ पे एज है, कितने से लेकर कितने तक
के लिए जो है यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे इसके लिए जो है थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, यानी कि 20 से लेकर 35 के अनुसार जो गंभीर मानसिक मंदता युक्त बालकों की जो है बुद्धि लब्धि प्राप्त जो है होता है। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, किसने मानसिक आयु शब्द से सबसे पहले जो है परिचित कराया, यानी कि मेंटल जो एज है इस वर्ड के बारे में जो सबसे पहले किसने बताया था, तो ये बताया था जो है अल्फ्रेड बिने, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, यह कथन दिया गया है। तो ये कथन किसने दिया, ये दिया गया है जो स्किनर के द्वारा, जो ये कहा गया है स्किनर के द्वारा कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। नेक्स्ट है, 3 वर्ष की आयु में बालक लगभग कितने शब्द सीख लेता है, तो जो 3 साल की आयु में जो है लगभग बच्चा 1000 से ज़्यादा जो है शब्द सीख लेता है, लगभग आप 1000 मान सकते हैं कि 1000 जो वर्ड है सीख लेता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, एक बालक जो अपने स्कूल जीवन के बीच यानी कि लगभग 10.5 साल में अपनी आयु के समकक्ष से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो को किस प्रकार का जो बालक कहते हैं, तो ये होता है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ, यानी कि जो है जिस क्लास में जो बच्चा है उससे पीछे वाली का क्लास का वो काम नहीं कर पाता है, यानी कि उसको जो उसकी नॉलेज नहीं है, तो एक तरीके से क्या है, शैक्षिक रूप से जो है पिछड़ा हुआ है, तो उसको जो है पढ़ाई में जो उसका ध्यान नहीं है, उसकी जो नॉलेज है कम है। नेक्स्ट है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसके द्वारा दिया गया है, तो ये कथन आपको जो है याद रखने हैं कि जो है सीखना विकास की प्रक्रिया है, तो ये किसने कहा था, ये कहा था वुडवर्थ ने, जो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल अपना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी नए ज्ञान को इस तरह से सीखता है कि वह पहले से सीखे हुए संप्रत्यय एवं नियमों का परिमार्जन तथा विवर्धन करता है, इस प्रकार का अधिगम क्या कहलाता है, तो इस प्रकार के जो अधिगम को हम बोलते हैं सहसंबंधात्मक सीखना, यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थी द्वारा प्रत्येक इकाई का समाप्त कर मानदंड संदर्भित ऐसे जो है परीक्षण जिसमें विविध प्रकार का जो मूल्यांकन तकनीकी के द्वारा लिए गए परीक्षण में प्रदर्शन किया जाता है, किस प्रकार का मूल्यांकन कहलाता है, तो इसको किस प्रकार का मूल्यांकन बोलते हैं, नियतकालीन मूल्यांकन, जो सेकंड ऑप्शन क्या जाएगा बिल्कुल, राइट। नेक्स्ट है, कुछ मामलों में बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कुछ कम मानसिक योग्यता दिखलाते हैं तथा ठीक उल्टा दृश्य भी दिखाई पड़ता है, वंशानुक्रम को यह नियम क्या कहलाता है, तो इस नियम का जो क्या नाम है, तो इस नियम को बोलते हैं हम प्रत्यागमन का नियम, जो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा अपना बिल्कुल, राइट। नेक्स्ट है, 4 से 5 वर्ष की आयु में बालक में कौन से विकास की वजह से वह अपने माता पिता के प्रति प्रेम एवं पैतृ विरोधी भावना जो है दर्शाता है, तो ये 4 से 5 साल की जो उम्र जो एज होती है, इसमें जो है किसकी विकास जो है कौन से विकास की वजह से जो है बालक अपने प्रेम और पैतृ विरोधी जो भावना को प्रदर्शित करता है, तो ये होता है जो है ओडिपस ग्रंथि के कारण जो है बच्चे में जो है यहाँ पे आप देख प्रेम और जो है पैतृ विरोधी जो भावना है ये जो है शो होने लगती है। नेक्स्ट है डिलेक्सिया, यानी कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, तो इसके ऊपर मैंने जो एक पहले वीडियो बना रखी है तो उसको आप जाके देख सकते हैं। डिसलेक्सिया क्या है, एक पठन विकार से है, यानी कि रीडिंग डिसऑर्डर को बोलते हैं डिसलेक्सिया, तो जो है सेकंड ऑप्शन क्या आ जाएगा, राइट। जो पढ़ने में जो है रीडिंग में जो है जिसको दिक्कत होती है वो क्या होता है, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलर या डोलार्ड द्वारा जो है प्रदत्त अनुकरणात्मक व्यवहार का प्रकार नहीं है, तो इसमें बताना है कौन सा नहीं है, जो सहसंबंधात्मक व्यवहार जो होता है ये क्या नहीं है, ये जो है अनुकरणात्मक व्यवहार का प्रकार नहीं है, और बाकी जितने भी हैं ये सभी जो है अनुकरणात्मक व्यवहार के जो है प्रकार हैं, लेकिन जो सेकंड नहीं है तो इसलिए सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल, राइट। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जो है वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में सही नहीं है, तो निकट से दूर ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे सर से पैर, ये भी सही है। वंशानुक्रम एवं वातावरण की जो है अंतरक्रिया ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे आप फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं पैर से सर, ये जो है बिल्कुल भी जो है सही नहीं है, क्या है गलत है, तो ये जो है वृद्धि एवं विकास जो है ये पैर से सर जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल गलत।
नेक्स्ट है, रोस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा जाता है? तो कौन सी अवस्था को कहा जाता है? तो ये जो बाल्यावस्था होती है इसी को बोलते हैं मिथ्या परिपक्वता काल, जिसको बोलते हैं जो है पेचुडो मैच्योरिटी स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोट्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सी संकल्पना सीखने के लिए केंद्रीय होती है? यानी कि वाइगोट्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सी संकल्पना सीखने के लिए जो केंद्रीय होती है? तो इसके लिए यहाँ पे आप देखेंगे समीपता ये भी नहीं होती, नेक्स्ट है अनुकूलन ये भी नहीं होता, आत्मसातन ये भी नहीं होता, लेकिन जो संस्कृति एवं जो भाषा है ये क्या होती है? सीखने के लिए जो है केंद्रीय होती है। तो इसलिए जो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संरचनात्मक आकलन के लिए जो उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रश्नोत्तरी ये जो है बिल्कुल सही है, प्रतीत होता है। समूह परिचर्चा ये भी होता है, वार्तालाप भी यानी कि बातें करना आपस में डिस्कस करना ही होती है। लेकिन जब मानदंड संदर्भित परीक्षण होता है ये जो है बिल्कुल भी उपयुक्त जो है प्रतीत नहीं होता है उपकरण जो है संरचनात्मक आकलन के लिए। तो इसके लिए जो है इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानदंड संदर्भित परीक्षण। नेक्स्ट है, जेंडर स्कीमा थ्योरी किसने जो है प्रस्तावित की थी? तो जेंडर जो स्कीमा थ्योरी थी ये किसके द्वारा जो है प्रोपोज्ड की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये की गई थी आपकी एस.एल. बेम, यानी कि एस.एल. बेम के द्वारा जो की गई थी। थर्ड ऑप्शन क्या होगा? राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए जो है संवर्धित कार्यक्रम नहीं है? यानी कि जो है प्रतिभाशाली बालकों के लिए जो है कौन सी जो संवर्धित कार्यक्रम नहीं है? तो विशिष्ट जो बालक होते हैं, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो क्या होते हैं? उनको पहले से नॉलेज होती है, पढ़ाई में अच्छे होते हैं। तो कौन सा जरूरी नहीं है? तो यहाँ पे आप देखेंगे पाठ्यक्रम में जो है संवर्धी ये तो जो है बिल्कुल सही है, वर्ग उन्नति ये भी सही है, विशिष्ट कक्षा का प्रबंध ये भी सही है, लेकिन जो विशिष्ट आवासीय जो विद्यालय है ये क्या है? बिल्कुल रॉन्ग है। तो इसके लिए जो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट। तो फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एक ही विषय में विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है तो इस अध्ययन को कहते हैं। तो इस अध्ययन को जो क्या कहते हैं? हम अनुदैर्घ्य अध्ययन, यानी कि जब एक ही विषय में विकास का अध्ययन अधिक समयावधि यानी कि ज़्यादा समय के लिए किया जाता है तो उसे हम अनुदैर्घ्य अध्ययन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है? तो कौन सा जो है व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं आपको बताना है। तो वंशानुक्रम क्या होता है? व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण होता है। वातावरण भी होता है, परिपक्वता भी होती है, लेकिन जो निर्देशन है ये क्या नहीं होता? ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जो व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं होता है निर्देशन। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, आरंभिक बाल्यकाल की आयु समूह काल क्या है? यानी कि आरंभिक बाल्यकाल की का जो है आयु समूह काल क्या है? तो ये है आपका 2 से लेकर 6 वर्ष की जो आयु है ये आरंभिक बाल्यकाल की जो है आयु का समूह है, यानी कि 2 से 6 साल को बोलते हैं आरंभिक बाल्यकाल। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा इसका? राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? तो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या नहीं है? तो चिंता भी है, उपलब्धि की आवश्यकता भी है, आकांक्षा जो स्तर ये भी है, लेकिन जो प्रशंसा है ये क्या नहीं है? आंतरिक अभिप्रेरणा का जो है उदाहरण नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट। नेक्स्ट है, फ्राइड द्वारा दिए गए मनोलैंगिक विकास की एक अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो आपको अवस्था बतानी है कौन सी नहीं है फ्राइड के द्वारा जो मनोलैंगिक विकास की जो एक अवस्था नहीं है। तो ये जो है मुख्य अवस्था ये भी है, गुद अवस्था भी है, गुप्त अवस्था भी है, लेकिन जो ये है आपकी प्रतिभावस्था यानी कि जिसको बोलते हैं आइकोनिक जो है, जिसको बोलते हैं आइकोनिक अवस्था या फिर प्रतिभावस्था, ये क्या नहीं है? फ्राइड के द्वारा दिए गए मनोलैंगिक विकास की जो अवस्था जो है नहीं है। नेक्स्ट है, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रति जो है प्रवर्तक कौन थे? यानी कि हु वाज द प्रोपोंडर ऑफ द मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के पर जो है प्रवर्तक कौन थे? इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हावर्ड गार्डनर क्या थे? जो है बहुबुद्धि सिद्धांत के जो है प्रवर्तक थे। अवयवी समास का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें अवयवी भाव समास नहीं है। तो इसमें जो अपना सेकंड है जो आजकल, इसमें जो है अवयवी भाव समास नहीं है, इसमें जो समास है ये आपका द्वंद्व समास है। तो आजकल को हम बोलेंगे आज और कल, तो इसलिए जो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। इसमें जो है द्वंद्व समास है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से अतिथि शब्द का सही विलोम शब्द
बताइए। तो अतिथि का जो है सतिथि भी हो सकता है, लेकिन आतिथ्य भी हो सकता है। देखो यहाँ पे जो है अगर तिथि के अकॉर्डिंग बात करें तो जो है सतिथि बिल्कुल राइट है। लेकिन जब अगर इसकी दूसरी कंडीशन में यदि हम बात करें तो अतिथि मतलब आने वाला, और जो घर पे जिसके घर पे जाता है उसको बोलते हैं मेजबान, यानी कि जो अतिथि का क्या करता है स्वागत। तो उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है आतिथ्य। तो जहाँ तक मैक्सिमम चांसेज हैं जो आतिथ्य ऑप्शन है बिल्कुल क्या रहेगा, राइट। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, जिसको बोलते हैं मेजबान। नेक्स्ट है निम्न में से भाववाचक शब्द छाटिए, यानी कि भाववाचक शब्द कौन सा है ये आपको चूज करना है। तो युवक, चिकित्सक और ज्ञानी ये कोई जो है भाववाचक जो है शब्द नहीं है, यानी कि इनसे कोई भावना टाइप का जो है कोई एक्सप्रेशन यानी कि जो सेंस नहीं निकल रही। लेकिन जो किसानी है किसान किससे बना है, किसान से, किसान से जो है किसानी बना है, इसलिए किसानी क्या है कि भाववाचक शब्द है। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट। नेक्स्ट है निम्न में से प्रारंभ का विलोम बताना है, यानी कि जो है प्रारंभ का विलोम कौन सा होगा। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन जो अनारंभ क्या होता है, प्रारंभ का विलोम। नेक्स्ट है वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प को चुनना है, यानी कि जो वार्तनिक दृष्टि से, यानी कि जब लिखते हैं तो लिखने के टाइम जो है कौन सा जो शब्द है जो अशुद्ध लिखा हुआ है ये आपको चूज करना है। तो जो दोबिन है बिल्कुल सही है, इसी टाइप से लिखा जाता है। स्वामी भगत भी जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, एगुणी भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लेकिन जब बात करते हैं पक्षीगण की, तो पक्षीगण में जो आपको यहाँ पे मात्रा दिख रही है ये बड़ी की मात्रा लगी हुई है, लेकिन जो है पक्षीगण होता है इसमें है छोटी की मात्रा आती है, यानी कि जो है छोटी की मात्रा जो है लगाते हैं। तो इसका जो है सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट, क्योंकि जो सेकंड ऑप्शन है ये क्या है, अशुद्ध विकल्प है। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सा शब्द लय प्रत्यय से युक्त नहीं है, यानी कि जिसमें लय प्रत्यय नहीं आया हुआ। प्रत्यय क्या होते हैं, जो किसी शब्द के क्या लगते हैं, बाद में लगते हैं। एक होता है उपसर्ग, उपसर्ग की जो है किसी शब्द से पहले लगते हैं। तो यहाँ पे प्रत्यय कौन से के जो है लास्ट में नहीं लगा हुआ ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे श्यामल, इसमें जो है लय प्रत्यय लगा हुआ है। कुशल में भी जो है लय प्रत्यय लगा हुआ है। रोमल में भी लय प्रत्यय लगा हुआ है। और आंच प्लस लय, ये आंचल जो है पूरा एक शब्द होता है, इसमें जो है अलग से ये लय प्रत्यय नहीं लगा हुआ। यहाँ पे जो है आंचल क्या है, पूरा एक शब्द है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए असंगत विकल्प का आपका चयन करना है, यानी कि इनमें से कौन सा जो विकल्प है जो कि गलत है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट देखिए नई प्लस जो है स्थिक, नेक्स्ट ठीक होता है, बिल्कुल सही है। वी प्लस साध, विषाद ये भी बिल्कुल सही है। सु प्लस समिता जो है समिता, तो इसमें जो है ये इस वाला से बन जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जब फोर्थ की बात करते हैं नी प्लस सन, यहाँ पे विसर्ग लगे हुए हैं और उसके बाद में जो स आया हुआ है, तो उसका जो ये स नहीं बनता है। तो इसके लिए जो है यहाँ पे कौन सा स आएगा, ये जो हाथ ये स आएगा। इसलिए जो है फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, जो है असंगत है। तो हमें असंगत को चूज करना था जो गलत हो, तो इसका जो है फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट। नेक्स्ट देखिए निम्न शब्द युगों में गलत अर्थ वाले विकल्प का चयन करना है, यानी कि इनमें से जो है शब्द युगम दिए हुए हैं उनमें से किसका अर्थ जो है गलत निकलता है ये आपको बताना है। तो सबसे फर्स्ट देखिए अविरोध का मतलब क्या होता है, विरोध रहित, तो ये बात सही है। और अवरोध का मतलब होता है रुकावट, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन तो क्या हो गया, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट देखिए अगध, अगध का मतलब यहाँ पे रोगी लिख रखा है, लेकिन अगध एक्चुअल में रोगी नहीं होता, अरोगी को यानी कि जो बिना रोग का होता है उसको बोलते हैं अगध। और अंगद का क्या है, बाली पुत्र, ये भी जो है सही है। लेकिन यहाँ तक जो है सेकंड ऑप्शन में थोड़ा सा जो है अगध की जगह रोगी की बजाय जो है रोगी आना चाहिए था, कि बिना रोग के। आगे देखते हैं अनंग का जो है अशरीर, ये भी सही है। और अनग का जो है बिना रग का, ये भी सही है। उभय का मतलब दोनों और अभय का मतलब निर्भक, तो ये जो है बाकी सभी राइट हैं। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है ये क्या जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है अगध का मतलब रोगी नहीं होता, इसका मतलब होता है अरोगी, बिना रोग के। नेक्स्ट देखिए निम्न में से किस व्यंजन का उच्चारण दंत्य नहीं है, यानी कि जिसका उच्चारण दांत से नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तय जो शब्द है ये भी जो है दंत्य की सहायता से बोला जाता है। थ शब्द भी जो है दंत्य की सहायता से बोला जाता है। लय जो है ये भी जो है दंत्य की सहायता से बोला जाता है। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है इससे, ये दांत की सहायता से नहीं, इसके लिए जो है तालव्य यानी कि जो है तालु से बोला जाता है। तो इसको बोलने के लिए जो है चाल जो है तालु की सहायता लेनी पड़ती है, यानी कि तालु की सहायता से जो है बोला जाता है तालव्य। इसलिए जो है स ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट, क्योंकि ये क्या है दंते की सहायता से नहीं बोला जाता।
नेक्स्ट, निम्न में से किस भाववाचक संज्ञा शब्द की निर्मिति व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुई, यानी कि कौन सा ऐसा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा है अभी फिलहाल, लेकिन उसकी जो उत्पत्ति है वो किसी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुई है, यानी कि ऐसा वर्ड बताना है जो किसी संज्ञा यानी कि किसी के नाम से बना है। तो मातृत्व कोई नाम नहीं हो सकता, किसी का आवश्यकता भी कोई नाम नहीं हो सकता। ऐश्वर्य जो है ये ऐश्वर्या से मिलके बना है, जो है ऐश्वर्या आप सभी को पता होगा किसी का नाम हो सकता है। तो ये क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है और इससे क्या बन गया भाववाचक यानी कि ऐश्वर्य। और नेक्स्ट है कैशोर्य, ये भी जो है कोई किसी का नाम नहीं हो सकता, इसलिए जो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट देखिए, किस शब्द में प्रा उपसर्ग का उपयोग जो है प्रयोग नहीं हुआ है। तो उपसर्ग क्या होता है, जो किसी के पहले लगते हैं, किसी शब्द के पहले लगने वाले जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं उपसर्ग। तो इनमें से कौन सा जो है ऐसा शब्द है जिसके आगे परा उपसर्ग नहीं लगा है। तो परा उपसर्ग किसके आगे नहीं लगा, तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे जो प्राज्य है इसमें जो है बिल्कुल यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। प्राश्रित, प्राश्रित जो है कोई परा कोई यहाँ पे जो है उपसर्ग नहीं है, क्योंकि प्राश्रित किससे मिलकर बना है पर प्लस आश्रित। तो इसमें जो है यहाँ पे आप देखेंगे जो है प्रा उपसर्ग यूज नहीं हुआ है। नेक्स्ट है प्राभव, इसमें भी यूज हुआ है पला प्लस भव। नेक्स्ट है प्राकाष्ठ, इसमें जो है प्रा उपसर्ग है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जो सेकंड है इसमें प्राश्रित यानी कि परा जो है कोई उपसर्ग नहीं है, यहाँ पे जो है पर प्लस आश्रित ये बनेगा। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट देखिए, अनेकार्थक शब्दों में के अर्थ समूह की दृष्टि से कौन सा विकल्प संगत नहीं है। तो यहाँ पे अनेकार्थक शब्द दिए गए हैं किसी एक शब्द के, उसमें से कौन सा जो है विकल्प संगत नहीं है यानी कि गलत है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे रित का जो है आदित्य जो है ऋतु और सत्य, रित का जो है ऋतु जो है अनेकार्थक शब्द नहीं होता, यानी कि इसका जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये शब्द इसका जो है नहीं होता। अनेकार्थक शब्द में जो है ऋतु को हम ऋतु नहीं बोलते। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं एरावत क्या होता है इंद्र का हाथी सही है, एक नाग जाति का नाम ये भी सही है, विद्युत में ये भी सही है। ऋषभ क्या होता है बैल, श्रेष्ठ संगीत के 7 स्वरों में दूसरा ये भी सही है। ओग क्या होता है ढेर, प्रवाह और बाढ़, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसमें जो है ऋतु रित का मतलब ऋतु नहीं होता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, जो क्या है एक असंगत है, जो कि एक गलत विकल्प है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा राइट। नेक्स्ट देखिए, संधि की दृष्टि से असंगत चुनना है, यानी कि संधि के अकॉर्डिंग जो है कौन सा गलत होना चाहिए ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे खग प्लस इस खगेश बिल्कुल सही है। वी प्लस अभिचार, वया लिख रखा है यहाँ पे वया विचार। तो यहाँ पे जब ई प्लस जो है एम मिलते हैं तो या नहीं बनता है, क्या बनता है यह। यहाँ पे जो है क्या बनेगा यह। आगे देखेंगे हम देवी प्लस एकता, देव एकता ये भी सही है। धातु प्लस एक धात्विक, ये भी बात जो है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो है सेकंड जो ऑप्शन है वी प्लस अभी चार, इसका वह विचार बना रखा है, लेकिन ये बनना चाहिए वह भी चार, यानी कि या के जो है आ की मात्रा नहीं लगानी है, केवल सिंगल मात्रा लगेगी। तो इसलिए जो है कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, जो कि असंगत है, गलत है। नेक्स्ट है अशुद्ध विकल्प का जो आपको चयन करना है कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है अशुद्ध है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट जो कम बोलने वाला क्या होता है अल्पभाषी होता है। जो प्रमाण से सिद्ध न हो, तो प्रमाण्य लिख रखा है, प्रमाण्य नहीं होता, ये अप्रमाण्य होता है। जो बिना किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी सही है। वर्षा का बिल्कुल न होना क्या होता है अनावृष्टि, ये बात ये भी जो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब जो सेकंड ऑप्शन है जो प्रमाण से सिद्ध न हो वो क्या होता है अप्रमाण्य, उसको क्या बोलते हैं अप्रमाण्य। तो इसमें जो है सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा रॉन्ग, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन आपके लिए जो है सही है। किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी कि कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग क्या होता है जो किसी शब्द के पहले लगते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे किस में प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट दिया हुआ है जो है अन्वेक्षक। तो अन्वेक्षक किससे मिलके बना है अनु प्लस एसक, अणु प्लस एसक से मिलके बना है। तो इसलिए जो है अनु यहाँ पे क्या है उपसर्ग है, जो बाकी जो है सभी क्या हो जाएंगे रॉन्ग। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल राइट, यानी कि अन्वेक्षक। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द ब्लैंक, यहाँ पे एक ब्लैंक दिया गया है, इस ब्लैंक में आपको जो एक मॉडल बनना है और जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल जो बिल्कुल सही मॉडल है वो इसके अंदर आपको फिल करना है। तो यहाँ पे आप ब्लैंक देख सकते हैं, खालिस्तान यू लाइक ए कप ऑफ टी,
इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं कैन, वुड, मस्ट, विल, नॉट। तो इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि इसमें रिक्वेस्ट के लिए जो है रिक्वेस्ट के लिए बोला गया है, खालिस्तान यू लाइक ए कप ऑफ टी। तो इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट की गई है, और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए जो बेस्ट मॉडल होता है ये होता है वुड। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। यहाँ पे जो है जो नीचे टेंस दिया गया है इसमें आपको जो है प्रीपोजिशन भरनी है जो बिल्कुल सूटेबल हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैंक है, ही डाइड खालिस्तान कैंसर। तो कैंसर जो है एक बीमारी का नाम है, तो बीमारी के लिए जो है यहाँ पे यूज करेंगे हम ऑफ। वैसे जो है इसकी सेंस के अकॉर्डिंग आपको जो फ्रॉम लगेगा, लेकिन आपको फ्रॉम नहीं भरना है, तो इसके लिए जो ऑफ है ये क्या होगा, बिल्कुल राइट। जो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, चूज द करेक्ट वन। यहाँ पे आपको जो है करेक्ट चूज करना है। यहाँ पे जो है ब्लैंक दिया हुआ है, आई वॉज टायर्ड बिकॉज आई खालिस्तान फॉर ए लॉन्ग टाइम। यहाँ पे स्टार्टिंग में वॉज टायर्ड लिखा हुआ है, जहाँ पर भी आपको सेंटेंस के स्टार्ट में यहाँ पे पास्ट टेंस मिलेगा तो आगे भी जो पास्ट टेंस बढ़ना है। यहाँ पे जो है इंडेफिनिट टेंस है तो आगे जो है आपको परफेक्ट टेंस बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इसके लिए जो बेस्ट आंसर रहेगा आपका हैड बीन वर्किंग। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में पास्ट है तो आगे भी पास्ट है, यहाँ पे जो है आपका जो है इंडेफिनिट है तो आगे जो है परफेक्ट टेंस में आपको बढ़ना पड़ेगा। तो हैड बीन वर्किंग जो है इसके लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप देखेंगे, फिल द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको ब्लैंक भरना है, उसके लिए वो बेस्ट ऑप्शन जो चूज करना है। तो यहाँ पे आप सेंटेंस पढ़ेंगे, ही इज बिजी, ही इज नो गोट खालिस्तान वर्क टू डू। वह बहुत बिजी है तो वो क्या कर रहा है, कुछ काम कर रहा है। तो यहाँ पे इसकी सेंस देखेंगे तो इसके लिए जो सेंस बन रही है तो इसके लिए तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ही इज गोट सम वर्क टू डू। तो सम क्या है कि पॉजिटिव सेंस में है, तो सम किसके लिए क्या यूज़ किया गया है, पॉजिटिव सेंस के लिए। जो एनी है ये जो है नेगेटिव सेंस के लिए यूज़ हो रहा है, तो हमें जो है सम जो है बेस्ट ऑप्शन रहेगा इसके लिए, पॉजिटिव सेंस के लिए। फ्यू क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे फ्यू ये काउंटेबल नाउन है। फ्यू का मतलब होता है काउंट करना, लेकिन वर्क जो होता है वर्क क्या है कि अनकाउंटेबल चीज़ है। तो यहाँ पे फ्यू का तो कोई सवाल नहीं होता। समथिंग का मतलब ये भी जो है इसके साथ मैचिंग नहीं हो रहा, तो इसके लिए जो बेस्ट आंसर रहेगा ये आपका रहेगा सम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द जो इनडायरेक्ट स्पीच फॉर गिवन टेंस। गिवन सेंटेंस यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें आपको जो है इसको इनडेफिनेट स्पीच में बताना है, इसको फॉर्म ऑफ इनडेफिनेट स्पीच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ही सेड हर सिस्टर विल अराइव फ्रॉम मुंबई टुडे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो टुडे है टुडे का बन जाएगा दैट डे। तो दैट डे यहाँ पे जो आप देखेंगे छोड़ के जो है इसको सेकंड वाले को, तो सेकंड वाले को तो सीधा ही कट कर देंगे क्योंकि इसमें टुडे का टुडे रख रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर नेक्स्ट है यहाँ पे विल दिया हुआ है, विल का क्या बनेगा, वुड। तो फर्स्ट में विल का विल छोड़ रखा है, ये भी कैंसिल। यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड वाला ऑप्शन, थर्ड वाले ऑप्शन में भी जो है वुड है। तो इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे जो अपना जो थर्ड ऑप्शन है, ही सेड दैट हर सिस्टर वुड अराइव फ्रॉम मुंबई। और यहाँ पे इसने जो है अराइव का अराइव्ड कर दिया, तो इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है जो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट एंटोनिम। आपको जो है करेक्ट एंटोनिम चूज करना है। एंटोनिम का मतलब क्या होता है, अपोजिट वर्ड। एंटोनिम का जो है मतलब होता है अपोजिट वर्ड। इसी से रिलेटेड जो है एक और वर्ड होता है सिनोनिम, जिसका मतलब होता है सेम वर्ड। इसमें यहाँ पे आपको अपोजिट वर्ड बताना है, इसका मीनिंग बताना है। एक यहाँ पे लिखा हुआ है अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है त्यागना, छोड़ देना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पकड़ना। तो एक्वायर का मतलब क्या होता है, पकड़ना। तो इसके लिए जो बेस्ट जो एंटोनिम होगा यह होगा आपका एक्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है दे हैड टू कैंसल द मैच एज द ग्राउंड वाज टू वेज टू प्ले ऑन। यहाँ पे लिखा हुआ रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विच विद एन अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ पे जो है कैंसल वर्ड है, इसकी जगह पे यहाँ पे बेस्ट कौन सा जो फ्रेजल वर्ब यूज हो सकती है, तो इसके लिए जो बेस्ट रहेगा ये होगा आपका कॉल ऑफ। जो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट। नेक्स्ट है दे जो है डिसाइडेड टू कोऑपरेट। यहाँ पे जो है टू कोऑपरेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसमें कौन सा जो आपको वर्ड बताना, तो इसमें ये क्या है, वर्ब है, जेंडर है, इन्फिनेटिव है या एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे जो है टू कोऑपरेट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है कि इन्फिनेटिव। तो 53 के जो है थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द ब्लैंक। आपको ब्लैंक में जो है अप्रोप्रिएट जो है
जो ऑप्शन चूज करना कौन सा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द कलेक्टर एंड डायरेक्टर कमिंग इन द बिल्डिंग। तो यहाँ पे आप देखेंगे द वर्ड यूज किया गया है कलेक्टर के सामने और डायरेक्टर के सामने कुछ भी यूज नहीं किया गया। इसका मतलब जो है दो पोस्ट है, दो डेजिग्नेशन है और आदमी क्या है, एक है। जब एक द अगर दोनों के साथ लगा हुआ है तो इसका मतलब आदमी एक है, तो ये क्या हो जाएगा, इज सिंगुलर है। कई बार क्या हो जाता है डबल जगह दा लग जाता है, जैसे द कलेक्टर, और इसी के साथ यहाँ पे एंड में मिल जाए आपको द डायरेक्टर। तो इसमें याद रखना आपको कि यहाँ पे दो आदमी हैं और दो ही पोस्ट हैं। तो यहाँ पे जो है द अगर अलग अलग लगा हुआ है तो इसका मतलब दो आदमी हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा इसका प्लूरल, तो तब क्या लगता है यहाँ पे आर लगता है। लेकिन अभी जो है एक ही आदमी है, उसकी दो पोस्ट हैं द कलेक्टर एंड डायरेक्टर, तो इसका मतलब क्या लगेगा, इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। यहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट पोजिशन यूज करनी है। देयर वॉज ए फुटपाथ दैट वेंट खालिस्तान द रोड टिल द रेलवे स्टेशन। यहाँ पे बताया गया है कि जो फुटपाथ है जो रोड के साथ साथ चल रहा है, कहाँ तक है, रेलवे स्टेशन तक। तो साथ साथ चलने का मतलब क्या होता है, अलोंग। तो दूर तक चल रहा है, साथ साथ चल रहा है, तो इसका मतलब जो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट, लंबी दूरी तक साथ चलना। नेक्स्ट है विच ऑफ द वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि इनमें स्पेलिंग आपको बतानी कौन सी करेक्ट है। तो गारंटी की जो स्पेलिंग होती है आपको याद रखना है, GUARANT ये करेक्ट स्पेलिंग होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेकंड है, GUARANTEE। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा, राइट। नेक्स्ट है अमेसमेंट इज ए नाउन विद मेंट एज ए स्फिक्स। यहाँ पे जो है एक मेंट स्फिक्स के रूप में यूज करना है। एक होता है प्रीफिक्स जो पहले लगे और एक होता है स्फिक्स जो बाद में लगे। प्रीफिक्स तो पहले लगते हैं, स्फिक्स बाद में लगते हैं। तो आपको एक ऐसा वर्ड देखना है जिसके लास्ट में हम स्फिक्स यूज कर सकें। क्या नाम है वो, मेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बिकम ए नाउन इफ वी एड द सफिशिएंट मेंट टू इट। तो यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं, इसमें किस वर्ड के बाद में हम जो है मेंट लगाएं ताकि वो क्या बन जाए, एक नाउन बन जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो करेक्ट जो है करेक्टमेंट कुछ नहीं होता ऐसा। करेक्टमेंट आपने कोई वर्ड भी नहीं सुना होगा, कलरमेंट भी नहीं सुना होगा, जो है एक्सटोरमेंट भी नहीं सुना होगा। लेकिन इंटरटेनमेंट आपने बहुत बार जो है कोई वर्ड सुना होगा, आपको जो है बहुत बार देखा होगा, इंटरटेनमेंट। तो इंटरटेन के बाद में जैसे ही हम मेंट लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक नाउन। तो इसमें जो है सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट, इंटरटेनमेंट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आई एक्सपेक्ट दैट आई सेल गोट ए प्राइज। तो अंडरलाइन वर्ड आर, जो अंडरलाइन ये वर्ड है ये क्या है, तो यहाँ पे जो है ये एक नाउन क्लोज है। कैसे पता चला नाउन क्लोज का, यहाँ पे आप देखेंगे स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है आई एक्सपेक्ट। तो आई एक्सपेक्ट से आपको पता चलेगा ये कि एक नाउन है क्लोज, क्योंकि इसमें जो है क्यू का जवाब दिया गया है, तो इसलिए जो है फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट चूज वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे जो एक सेंटेंस दिया गया इसमें आपको एक वर्ड यूज करना है, वन हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड। भगवान में विश्वास रखने वाले आदमी को क्या बोलते हैं, आस्तिक। और आस्तिक का जो है, इसका जो है आस्तिक को बोलते हैं थिस्ट। तो इसका जो थर्ड क्या हो जाएगा, राइट। एक होता है भगवान में विश्वास न रखने वाला, उसको बोलते हैं अथिस्ट, जो है जिसको बोलते हैं नास्तिक। तो इसके लिए जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थिस्ट। तो भगवान में विश्वास रखने वाले को क्या बोलते हैं, थिस्ट। नेक्स्ट देखिए, चेंज इनटू पेसिव वॉइस। आपको पेसिव वॉइस में चेंज करना है। यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है एवरीबॉडी लाफ्ड रोहित। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे एवरीबॉडी जो सब्जेक्ट है और रोहित क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो जो रोहित लास्ट में ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसको सबसे पहले लिखेंगे और इसको क्या बना लेंगे हम, सब्जेक्ट। तो फिर यहाँ पे लाफ्ट लिखा हुआ है, इसके साथ लगाएंगे क्या, यहाँ पे वाज लाफ्ड। फिर ये लाफ्ट के साथ जो प्रीपोजिशन एट लगी हुई है, तो यहाँ पे भी जो प्रीपोजिशन साथ रहेगी। लाफ्ट के बाद यहाँ पे लिखेंगे बाई, जो एवरीबॉडी जो है, एवरीबॉडी जो है यहाँ पे सब्जेक्ट था, इसको क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, एवरी बॉडी। तो इसका करेक्ट जो पेसिव वॉइस होगा ये होगा आपका रोहित वाज लव्ड एट बाई एवरीबॉडी। लाफ्ट का मतलब होता है हंसना। तो इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, रोहित वाज लव्ड एट बाई एवरीबॉडी। तो जो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके लिए, राइट। अगर एवरीबॉडी यूज नहीं करते हैं तो भी जो सेंटेंस अपना बिल्कुल सही है। तो जो सेकंड का जो है ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके लिए, बिल्कुल करेक्ट। यदि 19683 का क्यूब रूट इक्वल है क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई में 3, तब आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी एक नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो ये नंबर दिया हुआ है 19683, इसका क्यूब रूट निकाल लेते हैं। क्यूब रूट किस तरीके से निकालना, आपको प्राइम
फैक्टराइजेशन की हेल्प से। तो यहाँ पे मैं नंबर लिख लेता हूँ 19683। तो इसको डिवाइड कर लेता हूँ। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, किससे होगा? 3 से, क्योंकि इसकी डिजिट का सम क्या हो रहा है? 3 से डिवाइड। 3 से करेंगे तो ये जाएगा 6561 पे। फिर से 3 से कर लेते हैं, ये जाएगा 2187 पे। फिर 3 से करेंगे तो ये जाएगा 729 पे। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 243 पे। फिर 243 को डिवाइड करेंगे 3 से, कितना जाएगा? 81 पे। फिर यहाँ पे कर लेते हैं 81 को 3 से डिवाइड, फिर जाएगा ये आपका 27 पे। फिर 3 से करेंगे तो 9 पे। फिर 9 को करेंगे 3 से, 3 पे। लास्ट में किससे करेंगे? 3 से। क्यूब रूट में क्या होता है? जो भी नंबर 3 बार आ रहा है उनमें से एक लेना है। तो यहाँ पे 3 बार 3 आ रहा है, इनमें से एक ले लेंगे, मल्टीप्लाई। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 2 3 तो एक ही रहा, तो इन तीनों को मिला के एक और 3 ले लेंगे। और लास्ट में 3 ये रहे, तो इनमें से भी एक 3 ले लेंगे। तो यहाँ पे कितने 3 आ गए? 3। तो 3 × 3 × 3, तो इसका क्यूब रूट कितना आ गया? 27। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख लेते हैं 27 इक्वल है क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई में 3। तो ये जो 3 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस साइड आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? अपना जो फोर्थ ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि इस आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 147 वर्ग मीटर, तो इसका परिमाप बताना है। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, जिसकी हमें ये दिया हुआ है कि लंबाई उसकी चौड़ाई की क्या 3 गुनी है। तो इसकी चौड़ाई को यदि हम मान लिया x, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 3x। इसका एरिया दे रखा है। एरिया का फार्मूला क्या होता है? यहाँ पे ये होगी लेंथ और ये होगी आपकी ब्रेड्थ। एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ है अपनी 3x, ब्रेड्थ है x, और इसकी वैल्यू दे रखी है 147। इसके इक्वल रख लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे 147। 3 आगे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। 3 इसको डिवाइड करेगा 147 को 49 पे। ये एक्स स्क्वेयर की वैल्यू है 49। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 49 का स्क्वेयर रूट यानी कि 7। तो यहाँ पे जो है चौड़ाई कितनी हो जाएगी? x यानी कि 7, और इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? यहाँ पे x की वैल्यू रख लेते हैं 21। तो जो लंबाई है ये आपकी 21 मीटर है, चौड़ाई है 7 मीटर। इसका पेरीमीटर निकालना है। तो यहाँ पे अपनी चौड़ाई जो है 7 मीटर आई है, लंबाई अपनी आई है जो है ये अपनी आई है 21 मीटर। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? 2 × L + B। तो 2 लेंथ कितनी है? 21, ब्रेड्थ अपने पास 7, तो 2 × में 28। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 56 मीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा ये आप देख लेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन है ये अपना 56, ये जो है फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है, दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी प्रकार से समान हैं तथा अन्य एक समूह बनाते हैं। वह एक अन्य विकल्प कौन सा है जो समूह में नहीं आता? यानी कि इन सबसे अलग जो है ऑप्शन ये आपको बताना है, जो इनसे क्या हो सभी से डिफरेंट। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले सितार, फिर गिटार, वायलिन और बांसुरी। तो आप देखेंगे बाकी जो चीज़ें ये हाथों से बजाने की होती है, लेकिन जो बांसुरी है इसको किससे बजाते हैं? मुंह से, सांस के हेल्प से जो इसको बजाते हैं। तो फ्लूट होता है, ये सबसे क्या है? अलग है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? नारियल का जो संबंध कवच से है वह संबंध पत्थर से किसका होगा? तो आप सभी को पता होगा नारियल जो है इसके बाहर का क्या होता है? कवर। तो उसी प्रकार जो लेटर है उसके बाहर क्या होता है? कि लिफाफा। यानी कि एक लेटर है, यहाँ पे मैं लेटर बना लेता हूँ इस तरीके से। तो लेटर किसके अंदर आता है? लिफाफे के अंदर जो है पैक आता है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? जो सेकंड ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? राइट एनवेलोप। आपने देखा भी होगा घर पे चिट्ठी आती है वो एक एनवेलोप के अंदर आती है, यानी कि एक लिफाफे के अंदर आती है। नेक्स्ट है, अमित ने एक परीक्षा में 175 अंक प्राप्त किए, वह 35 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया। यानी कि एक लड़के को 175 अंक मिले हैं लेकिन वो फिर भी फेल हो गया। कितने नंबर से? 35 नंबर से। यदि उसको 35 और मिल जाते तो 35 जोड़ लेते हैं, 0 1 2, तो उसके नंबर हो जाते 210। यानी कि 210 नंबर कम से कम चाहिए थे पास होने के लिए। उसको मिले हैं 175, यानी कि 35 नंबर से फेल हो गया। तो अगर उसके 35 नंबर और आ जाते तो 210 आ जाते, 210 होते ही वो क्या हो जाता? पास। यहाँ पे दे रखा है यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक चाहिए। वैसे तो उसको चाहिए 210 नंबर, लेकिन परसेंटेज में कितने चाहिए? 35। तो इसका मतलब 35% किसके बराबर है? 210 के। तो यहाँ पे आपको ये बताना है मैक्सिमम मार्क यानी कि टोटल कितने मार्क्स हैं। तो यहाँ पे 100% निकाल लेते हैं, तो 35% 210 के बराबर है
तो 1% कितना हो जाएगा 210/35। हमें 100% निकालना है, तो 100% के लिए 100 से क्या कर लेंगे इसको मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, 5 से काट लेते हैं इसको 7 पे, ये 5 से काटेंगे तो 4 20 2 पे, फिर 7 से काट लेते हैं 42 को 6 पे, तो 6 और 100 बच गया है। तो उसकी जो है इसका मतलब जो टोटल पेपर था ये जो था आपका 600 का, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितने थे टेस्ट के लिए 600। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो अपना फोर्थ ऑप्शन है क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, 15 व्यक्तियों के एक समूह में 7 हिंदी पढ़ते हैं, 8 अंग्रेजी पढ़ते हैं तथा 3 इनमें से कोई भी भाषा नहीं पढ़ते हैं, तो कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। तो 15 टोटल व्यक्ति हैं, उनमें से 3 व्यक्ति जो है कुछ भी नहीं पढ़ते, तो इसका मतलब टोटल व्यक्ति कितने बच गए 12। तो 12 ही बचे हैं, जिनमें से यहाँ पे क्या किया है 7 हिंदी पढ़ते हैं और 8 क्या पढ़ते हैं इंग्लिश, तो इसका मतलब टोटल कितने पढ़ रहे हैं 15। तो यहाँ पे 15 में से यहाँ पे 12 को क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्ट। तो 15 - 12 कितने हो गए 3। तो 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश क्या करते हैं दोनों पढ़ते हैं। इसका एक फार्मूला भी याद रख सकते हैं, हिंदी के लिए हम h मान लेते हैं, तो नंबर ऑफ हिंदी पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने हैं 7, यानी कि व्यक्ति कितने हैं 7, इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं 8। n ऑफ h यूनियन e ये कितना है 15 - 3, ये हो गया आपका 12। तो यहाँ पे एक फार्मूला याद रखना है, n ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश बराबर होगा n ऑफ h प्लस में n ऑफ e और माइनस में n ऑफ h इंटरसेक्शन e, n h इंटरसेक्शन e। हमें ये जो है h इंटरसेक्शन e इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का। h की वैल्यू कितनी है नंबर ऑफ जो हिंदी पढ़ने वाले 7, e वाले इंग्लिश वाले कितने 8, और ये जो यूनियन है यानी कि टोटल ये आगे जाके क्या हो जाएंगे माइनस। तो 15 - 12 कितने हो गए 3। तो 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश क्या करते हैं दोनों पढ़ते हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक महिला बोली, इसकी माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। तो महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एक महिला है, यहाँ पे हमने लिख लिया, इसने जो है क्या कहा, इस एक पुरुष की ओर इंगित करके कहा, तो यहाँ पे एक पुरुष बना लेते हैं अलग से, उसकी तरफ इशारा करके क्या कहा, इसने कहा कि इस पुरुष का जो है उस पुरुष की माता, तो इस पुरुष की माता को हमने ऊपर लिख लिया। इस पुरुष की माता क्या है, इसकी माता मेरी माता की, तो इस महिला की माता को भी हमने क्या लिख लिया ऊपर कि एकमात्र पुत्री है, तो इसकी माता की क्या है ये एकमात्र पुत्री है, तो इसका मतलब ये क्या है इसकी एकमात्र पुत्री। तो यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से देखेंगे तो ये महिला क्या है खुद है, ये महिला क्या हो जाएगी खुद, क्योंकि इसकी जो माता की एकमात्र पुत्री तो ये खुद ही होगी, तो महिला क्या होगी खुद। तो उस महिला का पुरुष से क्या संबंध है, तो पुरुष की ये जो है क्या है माता, तो पुरुष और महिला के बीच में क्या है ये इसकी भी पुरुष की भी क्या हो गई माता, क्योंकि पुरुष की माता ये थी और माता जो है ये महिला खुद है, तो इसका मतलब पुरुष की ये महिला क्या है माता माँ है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, यदि पूर्व दिशा उत्तर पश्चिम हो जाए, पश्चिम दिशा दक्षिण पूर्व हो जाए, तो इसी प्रकार दिशाएं आपस में आप स्थान बदल लें तो उत्तर दिशा कौन सी दिशा की हो जाएगी। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन बना लेते हैं। तो क्या करेंगे सबसे पहले ईस्ट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, फिर ये नॉर्थ ईस्ट, इस साइड हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट, नीचे हो गया साउथ वेस्ट, इधर हो गया साउथ ईस्ट। इसने क्या कहा है कि जो नॉर्थ वेस्ट है वो क्या हो गया यहाँ पे, सॉरी जो पूर्व दिशा है वो उत्तर पश्चिम हो गई, यानी कि जो ईस्ट था ये क्या हो गया उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट। तो इस साइड इसका मतलब ये क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है 3 पार्ट घूमे, यानी कि 135 डिग्री का जो एंगल है घूम रहे हैं किस साइड डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आपको ये बताना है उत्तर दिशा क्या हो जाएगी। तो जो अपनी नॉर्थ है इसको भी 135 डिग्री घुमा लेते हैं, तो 135 घुमाएंगे तो ये भी जो है 3 बार जो है 3 पार्ट में घूमेगी, तो क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना फोर्थ ऑप्शन क्या होगा राइट, फोर्थ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि की जाए और उसके हर्ष में जो है 350% की वृद्धि की जाए, तो जो है नई भिन्न प्राप्त होती है 5/12। तो आपको बताना कि नई जो है पहले भिन्न थी जो ओरिजिनल भिन्न थी वो क्या थी। तो हम क्या मान लेते हैं एक्स और वाई जो है ओरिजिनल भिन्न थी एक्स और वाई।
जो इसका न्यूमरेटर को 200% बढ़ा दिया, तो न्यूमरेटर x था, इसको 200% बढ़ा लेते हैं, तो 200% x कितना हो जाएगा, x प्लस में 200 बटे में 100 परसेंटेज हटाने के लिए, तो जो है 200 कितने पे कट गया, 2 पे, तो यहाँ पे x प्लस 2x, तो नया जो है न्यूमरेटर कितना हो गया, 3x। डिनोमिनेटर को 350% बढ़ा लिया, तो डिनोमिनेटर y था, इसको भी जो है 350% बढ़ा लेते हैं y, तो y प्लस 350 बटे में 100, इसको काट लेते हैं, कितने से, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 7 पे कटेगा, 5 से 2 पे, तो ये हो गया y प्लस 7 बटे 2 y। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 बटे 2 y। तो न्यूमरेटर का हो गया 3x, डिनोमिनेटर हो गया 9 बटे 2 y। तो अब जो है नई फ्रेज जो भिन्न आई है, ये क्या होगी, x अपॉन y था, तो अब नई भिन्न क्या होगी, 3x अपॉन में y की वैल्यू कितनी आई है, 9 बटे 2 y, और ये किसके इक्वल है, ये है आपकी 5 बटे 12 के। थोड़ा आगे सोल्व कर लेते हैं, तो नीचे वाला 2 है ऊपर चला जाएगा, 9y किसके इक्वल होगा, 5 बटे 12 के। 9 से काट लेते हैं 3 पे, तो 2x बटे में 3y बराबर है किसके, 5 बटे जो है 12 के। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, तो x अपॉन में y इक्वल होगा 5 बटे 12, जो नीचे वाला 3 है ये ऊपर चला जाएगा, आगे जाएगा तो 2 कहाँ पे नीचे आ जाएगा, 3 से काट लेते हैं 4 पे, तो ऊपर तो आ गया 5, नीचे आ गया 8। जो पहले जो भिन्न थी ये कितनी थी आपकी, 5 बटे 8, तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये अपना जो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीट को जो है UBFC लिखते हैं, काम को जो है NMBD लिखते हैं, तो उसी बात में शोर को क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं एक बार लिख लेता हूँ, बीट BEAT को क्या लिखते हैं, UBFC लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कम्बिनेशन बन रहा है, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें क्या कम्बिनेशन बन रहा है कि जो B है वो क्या बन गया, C, तो इसका मतलब एक जोड़ दिया, E क्या बन गया, F, इसमें भी क्या कर दिया, एक जोड़ दिया, A क्या बन गया, B, इसमें भी एक जोड़ दिया, और T में भी क्या जोड़ दिया, एक, यानी कि उल्टा कर रखा है, जो पहला वाला नंबर था वो लास्ट में चला गया, दूसरे वाला सेकंड लास्ट में, तीसरे वाला सेकंड पे, और लास्ट वाला फर्स्ट पे। तो उसी भाषा में जो है शोर को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ SORE, इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो जो S है कहाँ पे चला जाएगा, एक बढ़ा के लास्ट में चला जाएगा, तो जब S को एक बढ़ाएंगे तो S के बाद क्या आता है, T, O में भी एक बढ़ा लेंगे तो ये सेकंड पे आ जाएगा एक, O के बाद क्या आता है, P, R में भी जी एक बढ़ाएंगे, तो R में जब एक बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, S, और E में बढ़ाएंगे तो F, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, FSPT। तो ये कौन से ऑप्शन में राइट है, ये अपना जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है DGHKLOPS, तो यहाँ पे ये तो सीधा ही क्वेश्चन आपको, DG से कितना डिफरेंस है, देखो यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ, DGHKLOPS, तो यहाँ पे D और G का कितने का डिफरेंस है, ये है आपका +3 का, इसके में फिर 1 का डिफरेंस है, फिर 3 का, +1 का, फिर +3 का, फिर +1 का, +3 का, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, +1 का डिफरेंस होगा, तो S के बाद +1 करेंगे तो क्या आएगा, T, और T के बाद फिर से +3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस क्या होगा, W। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट जो नंबर आएगा, जो अल्फ़ाबेट आएंगे क्या आएंगे, T और W। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, अपना फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 690 किलोमीटर की दूरी 30 घंटे में तय करती है, तो उसकी एवरेज स्पीड बतानी है, यानी कि स्पीड का फार्मूला क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। स्पीड निकालने का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये आपको फार्मूला याद रखना, डिस्टेंस है 690, टाइम है अपना 30, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी आपकी, 0 से 3 से काटेंगे तो 2 3, तो कितनी स्पीड होगी, 23 किलोमीटर पर आवर, क्या स्पीड हो जाएगी कार की, 23 किलोमीटर पर आवर। तो 72 में कौन सा ऑप्शन राइट होगा, अपना जो है थर्ड औप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 क्रमागत सम संख्याएं ABCDE का रेशियो दे रखा है, सॉरी औसत दे रखा है, यानी कि एवरेज, तो एक तब संख्या C और E का गुणनफल बताना है, C और E की मल्टीप्लाई बतानी है, तो C और E पहले निकाल लेते हैं कि C और E होगा क्या। तो जब भी लगातार क्रम से जो है सम संख्याएं होती है, सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से क्या होती हैं, डिवाइड, तो सम संख्या मान लेते हैं
अब जैसे मान लिया मैंने एक नंबर x, दूसरा x प्लस 1, नेक्स्ट x प्लस 2, नेक्स्ट x प्लस 3, नेक्स्ट x प्लस 4। अब ये जो नंबर है लगातार नंबर है, तो इसमें सम और जो है इवन और ओड दोनों नंबर है, मुझे ओनली इवन चाहिए, तो मैं 2 से क्या कर लेता हूँ इसको मल्टीप्लाई, तो 2x। नेक्स्ट जो नंबर होगा 2 से क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई, नेक्स्ट नंबर क्या होगा 2 इंटू एक्स प्लस 2, नेक्स्ट नंबर होगा 2 इंटू एक्स प्लस 3, नेक्स्ट जो नंबर होगा ये होगा 2 इंटू एक्स प्लस 4। टोटल कितने नंबर हो गए अपने 5। इनको अब सोल्व कर लेते हैं, सभी का सम दे रखा है, कितना है ये आपका, इनका एवरेज है 74, यानी कि 5 नंबरों का जो एवरेज है 74 है। तो 5 नंबरों का टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि 74 का मतलब है कि एक नंबर 74 का है, दूसरा भी 74 का है, तो इनका टोटल कर लेते हैं, 5 से क्या कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 370। तो उन सभी नंबर का टोटल जोड़ कितना है 370। तो यहाँ पे हम ये जो नंबर दे रखे हैं, ये जो हमने माने हैं 2x इंटू 2x प्लस 1, इन सभी का जोड़ कितना हो गया 370। तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पे, तो मैं दोबारा से लिख लेता हूँ यहाँ पे 2x प्लस में 2 इंटू एक्स प्लस 1, नेक्स्ट है 2 इंटू एक्स प्लस 2, नेक्स्ट है 2 इंटू एक्स प्लस 3, नेक्स्ट है 2 इंटू एक्स प्लस 4, और इन सभी का जोड़ कितना है 370। अब सोल्व कर लेते हैं, 2x जमा ब्रैकेट खोल लेते हैं 2x प्लस 2, 2x प्लस 4, नेक्स्ट है 2x प्लस में 6, नेक्स्ट है 2x प्लस में 8, कितना हो जाएगा 370। 2x सभी को जोड़ देते हैं, तो कितने हो जाएंगे 10x, और प्लस में आगे क्या हो जाएगा इनका जोड़, जो बचे हुए नंबर है 20, 370। 20 आगे जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो 370 माइनस में 20 कितने हो जाएंगे 350। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 10 जाके आगे क्या करेगा 370 को डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35। x कितना हो जाएगा 35। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, c की, और क्या होगी e की मल्टीप्लाई। c क्या होगा, जो तीसरे नंबर पे जो है वो क्या होगा c, तो यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे है ये क्या होगा c, और जो e होगा ये होगा आपका लास्ट नंबर पे फिफ्थ पे। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू 35 याद रखना, तो यहाँ पे जो है e की जो सबसे पहले c की निकाल लेते हैं, c कितना होगा 2 इंटू एक्स प्लस 2, जो है सी एक्स की वैल्यू आई है 35, 35 जमा में 2, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 37, ये हो जाएगा 74। इसी तरीके से यहाँ से ई की निकाल लेते हैं, ये कितना होगा 2 इंटू एक्स प्लस 4, एक्स की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है आपकी 35 प्लस में 4, कितना हो जाएगा 2 इंटू 39, यानी कि 78। एक है 74, एक आ गया 78, दोनों की मल्टीप्लाई बतानी है, तो 74 और 78 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 74 और 78 की मल्टीप्लाई होती है 5772। तो 5772 हम देख लेंगे कौन से ऑप्शन में है, ये अपना जो है फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की औसत आयु 40 वर्ष है। तो हमने मान लिया एक जो है आदमी है मैन और दूसरा सन, उनकी एज का जो है एवरेज दे रखा है 40 साल। तो इसका मतलब उनकी टोटल एज कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई 2, यानी कि दोनों की एज का जो है ऐड कितना हो गया 80 साल। उनकी एज का रेशियो दे रखा है 11:5। तो मैं मान लेता हूँ बेटा जो है 1 साल का है, तो दोनों की एज टोटल कितनी 80 है, तो अगर बेटा x का है तो जो मैन है जो आदमी है उसकी एज कितनी हो जाएगी 80 माइनस एक्स। दोनों के एज का रेशियो दे रखा है, तो 80 माइनस एक्स का रेशियो एक्स के साथ कितना होगा 11:5 ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं 80 माइनस एक्स डिवाइड में एक्स किसके इक्वल होगा 11/5 के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 के एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x, यहाँ पे जो 80 की 5 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 400, फिर 5 की x के साथ मल्टीप्लाई 5x, 5x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे जब इस साइड आएगा तो 11x तो पहले से ही है, 5x इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो 11x प्लस 5x कितने हो गए 16x। 16x की वैल्यू 400 की इक्वल है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400/16, कितना आ गया 25, और x हमने क्या माना था बेटे की एज, तो इसका मतलब जो है लड़का जो है उसकी एज कितनी है 25 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार अतिव्यापन करती है। अतिव्यापन का मतलब है ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग का मतलब जैसे ये घड़ी की सुई है, यहाँ पे सॉरी घड़ी है, इसमें ये सुई है, अगर ये चलेगी तो जैसे जो मिनट वाली सुई होती है इसको ऊपर से क्रॉस करके ऐसे निकलती है, क्योंकि मिनट वाली सुई की जो स्पीड होती है क्या होती है फास्ट। तो इसका मतलब एक जो सुई है 1 घंटे में कितनी बार ओवरलैप करती है, एक बार, 1 घंटे में एक बार ओवरलैप करेंगे, लेकिन आपको याद रखना है 22 घंटे में जो है
जो 12 घंटे में है ये 12 बार ओवरलैप नहीं करती, 12 घंटे में ये 11 बार जो है ओवरलैप करती हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो 24 घंटे में कितनी बार करेंगी? 22 बार। 1 घंटे में तो 1 बार करती है, लेकिन जो है ये आपको याद रखना है कि 12 घंटे में 11 बार ओवरलैप करती हैं। तो 24 घंटे में कितनी करेंगी? 22 बार। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? जो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि फ्रेंड के प्रत्येक अक्षर को उसके वर्ण क्रम के अनुसार जमाया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? तो मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे जो वर्ड है FRIEND, तो इनको अब अल्फ़ाबेटिकली लगा देता हूँ। तो पहले आएगा D, फिर आएगा E, फिर F, फिर आएगा I, फिर आएगा N और लास्ट में आएगा R। तो इसमें कौन सा अल्फ़ाबेट चेंज नहीं हुआ? जो N है वो अपनी जगह पे आ गया जहाँ पे N था, और बाकी सब क्या हो गया? अपनी जगह से चेंज। तो इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं जो अपनी जगह पे रहे हुए हैं? तो 1 है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? जो 76 में ये जो राइट ऑप्शन होगा ये अपना होगा थर्ड। केवल जो है एक अल्फ़ाबेट है जो क्या वो नहीं हुआ? चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट है, एक कैंटीन में 7 दिनों के लिए 56 किलोग्राम जो है चावल है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 दिन के लिए कितने चावल हैं? 56 किलोग्राम। तो एक दिन के लिए कम होंगे, कम के लिए 56 को क्या कर लेते हैं? 7 से डिवाइड। तो एक दिन के लिए कितने आ गए? 8 किलोग्राम। तो यहाँ पे बताना है कि अप्रैल और मई महीने में मिला जो दोनों के मिला के कितने किलोग्राम चावल की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं अप्रैल जो मंथ होता है, अप्रैल मंथ, इसमें 30 दिन होते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे जो है मई मंथ, इसमें जो दिन होते हैं ये आपके 31 होते हैं। तो टोटल दिन हो गए आपके 61, टोटल 61 दिन हो गए। एक दिन के लिए 8 किलोग्राम चाहिए चावल, तो 61 के लिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 1 जा 8, 8 6 48। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 महीने जो हैं अप्रैल और मई, इनके लिए जो है 488 जो किलोग्राम है चावल की क्या पड़ेगी? ज़रूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विशाल ने कहा कि यह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की बहन है। तो बताइए तस्वीर वाली महिला विशाल से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पे मैंने लड़के जो है विशाल का नाम लिख लिया, यहाँ पे हो गया विशाल। इसने कहा कि विशाल ने एक तस्वीर की ओर इशारा किया, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ तस्वीर। तो इशारा करते हुए क्या कहा? इसने कहा कि मेरे दादा, तो ये विशाल का जो है दादा यहाँ पे लिख लिया मैंने। दादा का इकलौता पुत्र, तो दादा का इकलौता पुत्र जो है एक तरीके से जो विशाल का क्या हो गया? फादर। विशाल का क्या हुआ? पापा, इकलौता पुत्र। की बहन है, जो तस्वीर वाली जो लड़की है ये क्या है? इसकी बहन है। किसकी? उसके दादा के इकलौते पुत्र की बहन, यानी कि उसके पापा की बहन है। तो उसके पापा की बहन है, तो इसका मतलब विशाल की क्या हो गई? ये बुआ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? जो अपना सेकंड ऑप्शन है क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में उनको क्रम के आधार पर पूरा करें। तो 20, 21, 25, 34 और 50 दिया हुआ है। तो 20 और 21 का रेशियो है 1, 21 और 50 का रेशियो है 4, 21 और 34 का रेशियो है 9, 34 और 50 का रेशियो 16। यहाँ पे आप देखेंगे जो स्क्वायर दे रखा है, एक रेशियो 2 सॉरी 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, फिर है 3 का स्क्वायर, फिर है 4 का स्क्वायर, आगे क्या जाएगा? 5 का स्क्वायर, यानी कि 25। तो अगला जो नंबर आएगा ये क्या आएगा? 50 प्लस में 25 यानी कि 75। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? जो अपना है थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक महिला 8,000 रुपये एक व्यक्ति 8,000 रुपये 15% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए उधार लेता है, तो उसका साधारण ब्याज जो है कितना चुकाना पड़ेगा? तो यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला याद होना चाहिए, P × R × T / 100, जो मूलधन गुणा में दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन है 8,000 रुपये, रेट है 15%, टाइम है 3 साल, डिवाइड में 100 से काटेंगे तो 00 से 00, यहाँ पे बच गया 80 मल्टीप्लाई में 15 और 3 की मल्टीप्लाई 45 की और 80 की जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 3,600। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 3,600। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट है, हरियाणा साहित्य अकेडमी की पत्रिका है। तो हरियाणा साहित्य अकेडमी की जो पत्रिका है ये आपकी है हरिगंधा, जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह वर्ष 1991 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जो है क्रमोन्नत किया गया था। तो बिल्कुल सही बात है ये भी, और उसकी प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोनों बात बिल्कुल सही है। तो इसमें दोनों ऑप्शन कौन से में राइट है ये हम देख लेंगे। जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें क्या हो जाएगा? दोनों राइट। जो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह शामिल जो सही मिलान करना। तो स्मारक और स्थान, तो शेख चिल्ली का मकबरा ये आपका थानेसर में ही है, गुजरी महल ये आपका हिसार में है, यहाँ पे किस में है? ये आपका हिसार में है। इब्राहिम लोदी का मकबरा ये आपका जो है
पानीपत में है और शीश महल ये आपका फरुखनगर में है। तो सभी ऑप्शंस पहले से सेम दे रखे हैं। तो ए का जो है ये आपका आंसर होगा 1, बी का जो आंसर होगा ये होगा आपका 2, सी का जो आंसर होगा ये आपका 3 और जो डी का आंसर होगा ये आपका 4। तो इसमें केवल एक ही ऑप्शन है जो थर्ड ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट, साहिबी नदी निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं बहती है? तो रेवाड़ी से भी बहती है, गुड़गांव जो गुरुग्राम से भी बहती है, झज्जर से भी बहती है। तो किससे नहीं बहती है? रोहतक से। तो हमें ये बताना किससे नहीं बहती। तो जो ये है रोहतक जो डिस्ट्रिक्ट है इससे नहीं बहती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन से थे जो कांग्रेसी मुख्यमंत्री? ये थे राव बीरेंद्र सिंह। जो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? राइट। नेक्स्ट है, हरियाणा की 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अपने कंवरलाल। जो सेकंड ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा अपना? राइट, कंवरलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ बनाया गया है? तो हाल ही में जो तिरुपति बालाजी मंदिर है ये बनाया गया है अपना कुरुक्षेत्र में। जो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो नाहर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये आपका रेवाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गजल गायिका जोहराबाई संबंधित थी। तो किससे कहाँ से संबंधित थी? ये थी अम्बाड़ा से। जो है अम्बाड़ा जो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट से, जिले से संबंधित है। नेक्स्ट, तिलियर लेक कहाँ पे अवस्थित है? तो ये सभी को पता होगा तिलियर लेक कहाँ पे है। तो ये जो तिलियर लेक है ये रोहतक में स्थित है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समावर्तक 84 है। तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी आपको बताना है। तो सबसे पहले रेशियो हटाने के लिए इसके साथ x यूज कर लेते हैं। तो पहला नंबर है अपने पास 3x, दूसरा है 4x। 3x को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई में x, 4x को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई में x। तो यहाँ से इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो नंबर कॉमन है उसको ले लेते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है? x। और फिर दोनों में अलग अलग 3 और 4 हैं तो इनको भी जो है मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ गया? 12x। एक्चुअल में एलसीएम दे कितना रखा है? 84। तो 12x किसके इक्वल है? 84 के। तो यहाँ से जो है x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, आगे जाके डिवाइड में। जब 84 को 12 से डिवाइड करें कितना आएगा? 7। तो x की वैल्यू 7 है। हमें तो बड़ा नंबर बताना है, यानी कि जो लार्ज नंबर कौन सा है। तो लार्ज नंबर यहाँ पे 4x है। तो x की जगह पे हम 7 यूज करेंगे। तो जो बड़ा नंबर है ये अपना कितना है? 28। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ये अपना जो है सी ऑप्शन, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि पॉइंट P x1 y1 दूसरा पॉइंट है x2 y2, इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो आपको डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, और इसका क्या ले लेंगे हम? स्क्वायर रूट। तो ये ऑप्शन कौन से में है ये आप देख लेंगे। तो ये जो है अपना फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत के एक विकर्ण तथा क्षेत्रफल का माप क्रमशः 25 सेंटीमीटर तथा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो आयत की जो है लंबाई कितनी होगी आपको बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे मैंने रेक्टेंगल बना लिया तो इसमें जो ये बीच वाला जो है उसी को क्या बोलते हैं हम? विकर्ण, यानी कि डायगोनल। इसकी लंबाई दे रखी है अपने पास 25, इसका टोटल एरिया दिया हुआ है 168। तो आपको पता होगा ये क्या होती है? लेंथ। ये क्या होती है? ब्रेड्थ। और ये कितना डिग्री का एंगल होता है? 90 का। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आपको यूज करनी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? एल स्क्वायर प्लस बेस का सॉरी इसको जो है ब्रेड्थ बोल सकते हैं या फिर बेस, इक्वल होगा किसके? 25 के स्क्वायर के, यानी कि 625। दूसरा क्या है? यहाँ पे एरिया दिया हुआ है। एरिया के जो है किसके इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ये हो गया आपका 168। तो यहाँ से अपने पास जो है दो इक्वेशन है, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है अपना 625 है। दूसरा है एल बी, यानी कि एल मल्टीप्लाई बी है 168। अब इनको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के बाद जो है अपने पास एल और बी की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए इसको थोड़ा सा सोल्व करने के लिए आपको टाइम लग सकता है, थोड़ा समझने में भी आपको जो है टाइम लगेगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे अपने पास दो इक्वेशन बना लेते हैं, एक तो एल प्लस बी में और एक एल माइनस बी में, और इनको दोनों को सोल्व करेंगे। तो यहाँ से जो किसकी वैल्यू आ जाएगी? एल और बी की। तो यहाँ पे अपने पास क्या था कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है? 625 के, और एल और बी की मल्टीप्लाई ये अपने पास 168। सबसे पहले हमें एल प्लस बी चाहिए, तो एल प्लस बी का स्क्वायर कर लेते हैं। किसके इक्वल होगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी। तो यहाँ पे एल स्क्वायर बी स्क्वायर ये है 625 के इक्वल, प्लस में 2 मल्टीप्लाई एल बी, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 168,
यहाँ से किसके इक्वल आ गया 625 मल्टीप्लाई में 625 प्लस में, क्योंकि बीच में प्लस है, डबल कर देंगे 168 का डबल कितना होता है 336, तो ये कितना आ गया 961। यहाँ से कितना आ गया 961। ये आ गया l प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि l प्लस बी का स्क्वायर। हमें तो l प्लस बी की वैल्यू चाहिए, तो आगे जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 31, यानी कि l प्लस बी 31 है। अब हम l माइनस बी और निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे l माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2l बी। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अभी बताया था 625 है, माइनस 2 मल्टीप्लाई एल बी कितना है 168, तो यहाँ से कितना आ गया 625 माइनस 336, यानी कि 289। ये है एल माइनस बी का स्क्वायर। हमें एल माइनस बी की वैल्यू चाहिए, तो आगे जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, 289 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 17। तो यहाँ पे अब आपको याद रखना है कि एल प्लस जो बी है ये वैल्यू थी अपनी कितनी 31, एल माइनस बी की वैल्यू कितनी थी 17। इनको सोल्व कर लेते हैं, तो बी से बी कैंसिल, एल प्लस एल कितना हो गया 2l, 31 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 48, तो 2l 48 की इक्वल है, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 48 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना 24 सेंटीमीटर। तो ये थोड़ा सा लेंथ क्वेश्चन है, इसको समझने में आपको टाइम लग सकता है, थोड़ा सा इसको दोबारा से एक बार ट्राई करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो इसका जो 93 है, इसका जो राइट आंसर कितना हो जाएगा अपना सेकंड, जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि वृत्त की प्रत्येक भुजा की लंबाई 15% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्र में कितने परसेंट की जो है वृद्धि होगी आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखिए अपने पास ये क्या है कि स्क्वायर है जिसकी सभी साइड क्या होती है बराबर, इसका 15% बढ़ा दिया तो ये बड़ा स्क्वायर बना दिया। तो यहाँ पे मान लेते हैं पहले जो स्क्वायर था उसकी एक साइड 100 थी, दूसरी भी 100, 15% बढ़ाएंगे तो ये 115 हो जाएगी और ये भी 115। इसका एरिया क्या होगा 100 मल्टीप्लाई 100, यानी कि 100 मल्टीप्लाई में 100। इसका एरिया क्या होगा 115 मल्टीप्लाई में 115। यहाँ से एरिया जो आएगा ये आएगा आपका 10,000, यानी कि पहले एरिया था 10,000, नया एरिया जब 115 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 13,225। पहले 10,000 एरिया था, अब हो गया 13,225। तो मैं यहाँ से दोबारा लिख लेता हूँ, 10,000 एरिया था बढ़ के कितना हो गया 13,225। कितना बड़ा है ये आपका बड़ा है 3,225। परसेंटेज बतानी है आपकी, तो जितना बड़ा है वो ऊपर, डिवाइड में जो पहले एरिया था कितना था 10,000 और मल्टीप्लाई में परसेंटेज निकालने के लिए 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। 3,225 को जब 100 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 32.25। तो जो एरिया है ये कितना हो गया आपका 32.25% क्या हो गया बढ़ गया, यानी कि 32.25। तो इसमें जो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना फोर्थ ऑप्शन क्या होगा राइट। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के जरूर शेयर करें। मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि राम एक पुस्तक का 1/5 भाग पढ़ता है, यदि फिर भी 60 पृष्ठ यानी कि उसके पेज बच जाते हैं तो पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ है। तो यहाँ पे जो है राम ने पुस्तक का 1/5 भाग पढ़ लिया, तो पहले जो कंप्लीट बुक को हमने x मान लिया, उसने क्या किया 1/5 x पढ़ लिया, बच कितना गया, तो यहाँ पे बच कितना गया इसको घटा लेते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 5x माइनस एक्स डिवाइड में 5, यानी कि 4x अपॉन में 5, इतना जो भाग है ये बच गया। और ये किसके इक्वल है 60 पेज के बराबर है, क्योंकि ये भी पार्ट इतना बच गया और 60 पेज बच गए, तो इसका मतलब 4x डिवाइड में 5 किसके इक्वल है 60 के, क्योंकि ये भी बचा हुआ है और 60 पेज ये भी बचे हुए हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे 5 जो है डिवाइड में ऊपर जाएगी मल्टीप्लाई में और 4 यहाँ पे डिवाइड में। 60 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने पर कट जाएगी आपका कटेगा 15 के ऊपर, 15 की और 5 की मल्टीप्लाई कितनी होगी 75। तो इसका मतलब हमने स्टार्टिंग में कितने में जो माने थे x, यानी कि 75। तो टोटल पेज जो बुक है उसमें टोटल कितने पेज हैं 75। तो जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्कूटर 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस तय करेगा। तो हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय स्कूटर इन 1 मिनट एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। तो आपको ये बताना है कि जो स्कूटर की स्पीड दी हुई है 54 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 54 किलोमीटर जाता है, तो 1 मिनट में कितना जाएगा। तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 60 मिनट में कितना जाता है, तो 54 को किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 54,000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। हमें 1 मिनट में बताना है, तो 60 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, आगे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल। जब इसको काटेंगे 6 से
तो ये आपका कटेगा 9 के ऊपर 900। तो 1 मिनट में जो है 900 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा स्कूटर। तो इसमें जो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये अपना जो है ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है x अपॉन में 5 इक्वल है y अपॉन में 8। आपको वैल्यू निकालनी है x प्लस 5 और अपॉन में y प्लस 8 की। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे x अपॉन 5 है और ये है y अपॉन 8। y को इधर ले आते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x अपॉन y और ये 5 उधर चला जाएगा, ये होगा 5 अपॉन 8 के। तो x की वैल्यू हम 5 मान लेते हैं और y की क्या हो जाएगी 8, इसमें रख लेते हैं। तो यहाँ पे x प्लस 5 था तो 5 प्लस 5, यहाँ पे y प्लस 8 है तो y की वैल्यू 8 है, 8 प्लस 8 तो ऊपर आ गया 10, नीचे आ गया 16। 2 से काटेंगे तो 5 पे, 2 से काटेंगे तो 8 पे, तो 5 अपॉन 8 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, अपना थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है तथा उनका अनुपात 5:2 है। तो ये दो संख्याएं आपको बतानी है। तो यहाँ पे देखिए, तो द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर, यानी कि कोई भी दो होल नंबर है, होल नंबर क्या होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, उनका डिफरेंस हमने जो है मान यहाँ पे दिया हुआ है 66। तो हमने होल नंबर मान लिया, एक x है, दूसरा क्या है y, दोनों का डिफरेंस हो गया 66। और यहाँ पे आगे दे रखा है कि उनका जो रेशियो 5:2 है। तो यहाँ पे x रेशियो y कितना है 5:2, यानी कि x बटे y बराबर है 5/2 के। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कोई भी एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो है दूसरी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, या तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से और इसमें पुट कर लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो जो y डिवाइड में आगे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5/2 y, यहाँ पे पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में। तो x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे 5/2 y, माइनस में क्या है y, ये है 66 के, यहाँ से एलसीएम आ गया 2, तो 5y माइनस 2y किसके इक्वल है 66 के। तो 5y माइनस 2y कितने होते हैं 3y, 3y अपॉन 2 कितना हो गया 66। यहाँ से 3y किसके इक्वल हो गया, यहाँ पे 3y अपॉन में 2 किसके इक्वल हो गया 66 की, यानी कि 3y अपॉन में 2 इक्वल टू 66। हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो 2 जो यहाँ पे डिवाइड में है आगे जाके मल्टीप्लाई में, 3 जो मल्टीप्लाई में है आगे जाके डिवाइड में, 3 से काटेंगे तो 22, 22 की 2 से मल्टीप्लाई 44। क्वेश्चन में क्या पूछा था, दोनों नंबर बताओ। तो एक नंबर यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 44। यहाँ पे y की वैल्यू जो है, यहाँ पे अपने पास दो इक्वेशन थी, एक तो थी x माइनस वाई किसके इक्वल है 66 की। तो यहाँ से जो y की वैल्यू अपनी आई है 44, यहाँ पे रख लेते हैं x क्या आ जाएगी, तो x माइनस 44 इक्वल टू 66। x की वैल्यू निकालने के लिए 44 यहाँ पे माइनस का है, आगे जाके क्या हो जाएगा प्लस का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 110 और y कितना है 44। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा ये हम देखेंगे। तो इसमें जो अपना थर्ड ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जो है सम बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग है 1440 डिग्री, भुजाओं की संख्या बतानी है आपको। तो यहाँ पे जो है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन क्या होता है जिसकी जो है 3 से ज़्यादा साइड होती हैं, जो है उसको क्या बोलते हैं हम पॉलीगन। 3 साइड भी हो सकती हैं 3 से ज़्यादा। तो पॉलीगन के जो इंटरनल एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, यहाँ पे आप ये फार्मूला यूज़ करना आपको n-2 इंटू 180, ये फार्मूला होता है जो है इंटरनल एंगल का सम निकालने का फार्मूला। यहाँ पे n क्या होगा नंबर ऑफ साइड, और ये अपने पास दे रखा है 1440। तो यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे नंबर ऑफ साइड, 180 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, आगे जाके क्या हो जाएगा इसके साथ डिवाइड में। जब 1440 को डिवाइड करेंगे 180 से, तो इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितने पे कट जाएगा 8 पे। तो n-2 8 की इक्वल है। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइनस का आगे जाके प्लस का। तो इस पॉलीगन में जो नंबर ऑफ साइड है ये आपकी कितनी है 10। तो इसमें जो ऑप्शन राइट हो जाएगा ये अपना सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 के गुणज ज्ञात कीजिए यदि 3 क्रमागत संख्याएं 11 के गुणज संख्याओं का योग 363 है, यानी कि द सम ऑफ 3 कंजुगेटिव मल्टीपल ऑफ 11 इज, 11 के 3 मल्टीपल हैं जिनका जोड़ है 363। तो वो 3 मल्टीपल बताने आपको कौन से हैं। एक तरीका तो ये है कि इन सभी को ऐड करके देख लेंगे, या दूसरा तरीका क्या है, हमने क्या मान लिया, पहला नंबर हो गया अपना 11x, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई में x प्लस 1, और नेक्स्ट नंबर क्या हो गया 11 मल्टीप्लाई में x प्लस
2। 3 नंबर लेंगे क्योंकि पहला जो है 11x, दूसरा है 11 को जो है एक ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो है 2 ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये लगातार 3 नंबर है जो 11 के मल्टीपल है। अब सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 11x और सभी का जोड़ दे रखा है 363, तो सभी का जोड़ कर लेते हैं। 11 के x से 11x प्लस 11, फिर यहाँ से करेंगे तो 11x प्लस में 22, और ये किसके इक्वल है 363 के। तो 11x 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 यानी कि 33x प्लस 11 और 22 कितने हो गए 33, आगे इक्वल है 363 के। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो 33x, ये जो 33 है इधर प्लस का है, आगे जाके किसका हो जाएगा माइनस का। तो 33x किसके इक्वल है, ये अपना है 330 के। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 33 आगे जाके जो है इसको डिवाइड करेगा, तो वहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 10, लेकिन हमें तो नंबर बताने वो नंबर क्या होंगे। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 11x यानी कि 11 मल्टीप्लाई में 10 110। दूसरा नंबर क्या होगा 11 इंटू एक्स प्लस 1, तो 11 मल्टीप्लाई में x प्लस 1 यानी कि 10 प्लस 1 यानी कि 11, दूसरा नंबर 121। तीसरा नंबर क्या हो गया 11 मल्टीप्लाई में x प्लस 2, तो 11 मल्टीप्लाई में x प्लस 2 यानी कि 11 प्लस 2 13, 13 और 11 की सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, क्योंकि जो है यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे जो है x की वैल्यू कितनी है 10, 10 और 2 12, तो 12 और 11 की मल्टीप्लाई 132, तो लगातार 3 नंबर आ गए 110, 121 और 132। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना, जो है ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि फाइंड x, x की वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ पे आपको x दिख रहा होगा, इस x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो x के अलावा जितने भी जो फ्रैक्शन दी हुई है, जो मिक्स फ्रैक्शन को आगे लेके चले जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x को जो है इधर रख लिया, यहाँ पे जो है x को इस साइड रख लेंगे। आगे कितना है 13 एंड 5/12, और ये सभी नंबर जो आगे जाके माइनस के हो जाएंगे 2 एंड 1/2, -3 एंड 1/4, -2 एंड 1/3। जो है मिक्स फ्रैक्शन है इनको इम्प्रॉपर में बदल लेते हैं। तो पहला कितना आ जाएगा 12 की 13 की मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 5 ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा 161/12, माइनस 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 और 1 5, 5/2, माइनस 13/4, माइनस 7/3। यहाँ से एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम कितना आ जाएगा अपना 12, 12 की 12 से डिवाइड 1, ऊपर क्या आ जाएगा 161, माइनस 12 को 2 से डिवाइड 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई 30, 12 को 4 से डिवाइड 3, 3 को 13 से मल्टीप्लाई 39, माइनस 12 को जो है 3 से डिवाइड 4, 4 को 7 से मल्टीप्लाई 28। आगे सोल्व कर लेते हैं। 161, ये सभी नंबर माइनस के हैं, -30, -39, -28, सभी को ऐड करेंगे तो -97, डिवाइड में कितना है 12। 161 और 97 को आपस में जब घटाते हैं तो कितना आता है, ये आता है आपका 64। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x इज इक्वल टू 64 और डिवाइड में कितना है 12। तो इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, 4 से काट लेते हैं या 2 से काट लो चाहे कोई दिक्कत नहीं। 2 से 6, ऊपर 32, फिर 2 से यहाँ पे 16 पे, ये 3 पे, तो 16/3, 16/3 यानी कि ये अपना जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ऑप्शन में मिक्स फ्रैक्शन में दी हुई है। तो 16 को क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 को डिवाइड किया 3 5 15 1, तो यहाँ पे क्वोशेंट जो रिमाइंडर बचा था वो ऊपर और डिवाइजर नीचे, तो 5 एंड 1/3, 5 5 सही 1/3, तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस कंप्लीट को सोल्व करना है। देखो इसको सोल्व करने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, क्यों, पहले इन तीनों की मल्टीप्लाई करो, फिर इन तीनों की करो, फिर उनको ऐड करो, फिर इन दोनों की करो, फिर बीच में माइनस का साइन है, फिर इन दोनों की करो, फिर प्लस का साइन है, फिर इन दोनों की करो। तो यहाँ पे एक फार्मूला याद होना चाहिए आपका, क्या फार्मूला है देखिए मैं बताता हूँ आपको अच्छे से। यहाँ पे तीनों नंबर सेम है, तो इसका मतलब ऊपर क्या है a³ प्लस, यहाँ पे भी तीनों नंबर सेम है b³ डिवाइड में, यहाँ पे 2 नंबर सेम है यानी कि a²। a क्यों है, क्योंकि ऊपर भी 0.41 था, ऊपर भी 0.41 है, माइनस ये क्या है 0.41 यानी कि a, ये है 0.69 यानी कि b, फिर बीच में प्लस का साइन है, ये है 0.69, ऊपर भी 0.69 था यानी कि b, आगे भी क्या है 0.69 यानी कि b², ऊपर जो है a² प्लस सॉरी a³ प्लस b³, नीचे है स्क्वायर माइनस ab प्लस b²। अब मैं आपको फार्मूला बताता हूँ, a³ प्लस b³ का फार्मूला क्या होता है, a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b², और नीचे भी क्या आ रहा था अपना a² माइनस ab प्लस b²। ये दोनों सेम है, ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, अकेला क्या बचेगा ये प्लस b, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, अपना जो आंसर आ जाएगा। सोल्व करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो a कितना है अपने पास 0.41 प्लस b कितना है 0.69, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं 0 फिर 1
1.10 और कौन से ऑप्शन में भी नहीं है, तो लास्ट वाली 0 को अगर हटा देते हैं तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1.1 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन राइट है अपना, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये बेलनाकार जार, बेलनाकार क्या होता है, यहाँ पे आपको जिसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल, तो यहाँ पे एक जो है सिलेंड्रिकल टाइप का जो है बेलनाकार दिया हुआ है इस तरीके से। इसमें क्या क्या दे रखा है ये देखिए आप, इसमें एक तो अपने पास दी हुई है जो इसकी सबसे फर्स्ट है सर्कमफ्रेंस जो है आधार की, तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr, 2πr 132 के इक्वल है। तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेते हैं, r की वैल्यू निकालेंगे तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए r को इस साइड रख लेते हैं, ये जो 7 मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में 22 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में, 22 से काटें 132 को तो ये कितने पे कट जाएगा, ये कटेगा अपना 6 पे, फिर 2 से काटें 6 को 3 पे, तो 7 और 3 की मल्टीप्लाई, यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई 21। हाइट दे रखी है अपने पास 25 सेंटीमीटर, तो हाइट है 25 सेंटीमीटर, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला याद होना चाहिए। पाई की वैल्यू अपनी 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 21 मल्टीप्लाई में 21, और हाइट अपने पास है 25, तो सब कुछ रख लिया, 7 से काट लेते हैं 3 पे, 22, 21, 3 और 25 इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा अपना 34,650 सेंटीमीटर क्यूब, ये इतना आएगा आपका ना 34,000 जो है 650 सेंटीमीटर क्यूब। हमें वॉल्यूम निकालना है लीटर में, तो यहाँ पे मैं दोबारा लिख लेता हूँ 34,650 सेंटीमीटर क्यूब क्या गया वॉल्यूम। अब आपको एक बात याद रखनी है, जो 1 लीटर है किसके इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के क्या होता है इक्वली, आपको याद रखना है। तो इसको हम 1000 से क्या कर लेते हैं डिवाइड, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो जो सेंटीमीटर क्यूब था किस में बदल जाएगा लीटर में, तो यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा लेते हैं यहाँ पे, तो 34.65, तो ये कितना आ जाएगा लीटर। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण के मूल, मूल का मतलब होता है रूट, यानी कि इसके सॉल्यूशन दिए हुए हैं, एक तो है 2/3 यानी कि अल्फा की वैल्यू है 2/3, बीटा की वैल्यू है -1/2। आपको जो है इक्वेशन बतानी है, तो इक्वेशन देखिए जनरल इक्वेशन में आपको बताया था क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई, और ये किसके इक्वल होता है 0 के। तो सबसे पहले हमें एक तो अल्फा प्लस बीटा चाहिए और एक अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई, और इस इक्वेशन में रख लेंगे तो अपने पास जो इक्वेशन आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई 2/3 माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, -1/3 ये क्या होगी दोनों की मल्टीप्लाई। अब हम इनका ऐड निकाल लेते हैं, इनका जो है ऐड कर लेते हैं अल्फा बीटा का ऐड, क्योंकि अल्फा बीटा क्या है इसके सॉल्यूशन है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है 2/3, बीटा है -1/2, एलसीएम कितना आ गया अपने पास 6, 4 - 3 यानी कि 1/6 इन दोनों का क्या है ऐड। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है -1/3, ऐड है 1/6, इस इक्वेशन में रख लेते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1/6 प्लस अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई यानी कि -1/3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 6 है, सबसे पहले 6 को खत्म करेंगे तो पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जब इससे करेंगे तो 6x², यहाँ से 6 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, यहाँ पे -6 से 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो है इक्वेशन आ जाएगी 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और ये कौन सी इक्वेशन है, ये अपनी जो है सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी बिल्कुल राइट। यहाँ पे आप देखेंगे 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शांति ने रोमा और टीना के बीच 1:3 के अनुपात में 40 डाक टिकट बांटे, टीना को कितना डाक मिला। तो यहाँ पे जो है रोमा के को मिला 1x, टीना को मिल गया 3x, दोनों को 40 मिल गए, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, x प्लस 3x इतने इक्वल हो गया 40 के, तो 4x 40 के इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आगे जाके डिवाइड करेगा 10, तो x की वैल्यू 10 आ गई। हमें तो बताना है टीना को कितनी मिले, तो टीना को 3x मिले हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं, तो टीना को मिल गए 30 डाक टिकट। तो इसमें जो है अपना सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुजाकार प्लाट की भुजाओं का अनुपात दे रखा है और इसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल बना लेते हैं, एक साइड होगी 3x, एक होगी 5x और एक 7
एक्स, यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके परिमीटर के लिए क्या करेंगे, सभी साइड को ऐड कर लेते हैं। तो 3x + 5x + 7x, और ये किसके इक्वल है, 300 के। यहाँ पे कितना आ गया, 7x। तो 3x 5x 8x और 7x कितने हो गए, 15x 300 के इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 300/15 यानी कि 20। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, 20। तो एक साइड यहाँ पे है 60, दूसरी साइड x की वैल्यू यहाँ पे 20 रखेंगे तो 100, तीसरी साइड 20 रखेंगे तो 140। तीनों साइड अपने पास आ चुकी हैं। हमें एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए आपको है कि फार्मूला यूज़ होता है, हीरो फार्मूला, वो आपको याद रखना पड़ेगा। हीरो फार्मूला क्या होता है एरिया निकालने के लिए, s × s - a, s - b, s - c, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। s क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर 300 है, तो सेमी पेरीमीटर इसका आधा हो जाएगा 150। तो यहाँ पे रख लेते हैं 150 इंटू ए की वैल्यू क्या है, जो अभी आई थी, जो हमने निकाली थी। तो ए की वैल्यू है 60 एक साइड, फिर है 150 माइनस दूसरी साइड कितनी आई थी अपनी 100, तीसरी साइड कितनी आई थी 140, और इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। आगे सोल्व कर लेते हैं। 150 मल्टीप्लाई 100, जो 50 में 60 घटाएंगे 90, 150 में 100 घटाएंगे तो 50, और 50 में से 150 में से 40, 140 घटाएंगे तो 10, और इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं एक बार दोबारा लिख लेता हूँ। 150 मल्टीप्लाई में 90 मल्टीप्लाई में 50 मल्टीप्लाई में 10 स्क्वायर रूट। एक जीरो यहाँ पे है, एक जीरो यहाँ पे है, कि यहाँ पे 4 जीरो है, तो 4 जीरो में से 2 जीरो तो मैं पहले ही लिख लेता हूँ। फिर यहाँ पे 15, यहाँ पे जो है 5, 15 और 5 की मल्टीप्लाई क्या होती है, 75। 75 को क्या लिखता हूँ, 25 मल्टीप्लाई में 3, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 5। ये भी निकाल लेता हूँ बाहर। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3, ये भी निकाल लिया। एक 3 बच गया अपने पास, तो इन सभी का स्क्वायर रूट तो बाहर आ गया। अंदर क्या बच गया, ओनली √3। 15, 5 और 3 की मल्टीप्लाई 15, 15 की 100 के हाथ मल्टीप्लाई 1500, और अंदर जो है √3 बच गया। तो 1500 और स्क्वायर रूट में जो है 3 आ गया। तो इसका क्या आ जाएगा, एरिया। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना, जो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को जो है कंप्लीट देखें। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/√2 की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, √2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √2 से डिवाइड, क्योंकि जब भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो किस जो है नंबर चेंज नहीं होता। तो √2 के 1 के हाथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √2, √2 और √2 यानी कि सेम नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बच गया, √2/2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 225 की पावर है 0.2 मल्टीप्लाई में 225 की पावर 0.3, नीचे है 225 की पावर 0.8 मल्टीप्लाई में 225 की पावर 0.2, यानी कि जो है सभी का बेस सेम दे रखा है। बेस यहाँ पे 225 225 225। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, ये दोनों जो नंबर है ये क्या है, बिल्कुल सेम है और डिवाइड में है, तो ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये अकेले बच गए। तो यहाँ पे एक फार्मूला ये हो जाता है कि जब भी बेस सेम होता है और नंबर डिवाइड में होते हैं तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। तो 225 लिखेंगे, उसकी पावर है 0.3, उसमें से नीचे वाली पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। 225 किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर, और फिर उसकी कितनी पावर है, 0.3 में से 0.8 घटाएंगे तो 0.5, और वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर किसका है, माइनस का। तो 15 की पावर 2, पावर पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो 0.5 की 2 के हाथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। 15 की पावर -1, माई पावर जब भी माइनस की होती है तो उसको प्लस बनाने के उल्टा कर देते हैं। तो 15 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लिया, 1 ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे। तो 1/15 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा अपना, राइट। नेक्स्ट देखिए, ए की आय बी की आय से 20% कम है, यानी कि ए की आय 20% कम है। तो बी अगर 100 है तो ए कितना है, 80। आपको बताना बी की आय ए से कितनी अधिक है। तो बी की आय देखो कितनी अधिक है, 20 ज़्यादा है। और नीचे सबसे पहले नीचे क्या लेना आपको, ए 80, परसेंटेज निकालने के लिए 100। देखो बी की आय ए से 20 ज़्यादा है, डिवाइड में क्या है, ए, आपको ए लिखना, बी नहीं लिखना, मल्टीप्लाई में 100, 20 से काट लेते हैं 4 पे, 4 से 100 को काट लिया 25 पे।
तो बी की जो है कितनी परसेंट ज़्यादा है, 25। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, 25%। तो इसमें जो है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। कुछ बच्चे सोचते हैं कि अगर ए बी से 20% कम है तो इसका मतलब बी ए से 20% ज़्यादा होगा, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। एक शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है। इसका आपको वॉल्यूम बताना है। शंकु क्या होता है, आपने जोकर टाइप की जो है कैप देखी होगी, टोपी, या फिर आपने टेंट देखे होंगे, इसी को क्या बोलते हैं, शंकु। इसकी जो हाइट है ये आपकी जो है 21 सेंटीमीटर है। इसकी स्लेंट हाइट थी ऊंचाई, ये जो टेढ़ी ऊंचाई है इसको बोलते हैं 28 सेंटीमीटर, ये आपकी इसको बोलते हैं स्लेंट हाइट। सबसे पहले हम इसकी जो है रेडियस निकाल लेते हैं। तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है। इसके सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज अपना 28 स्क्वायर, परपेंडिकुलर 21 स्क्वायर, बेस जिसको बोलते हैं रेडियस आर, इसका स्क्वायर। आर की वैल्यू हमने निकालनी है, तो 21 आगे जाके किसका हो जाएगा, 21 स्क्वायर माइनस का। तो आर स्क्वायर किसके इक्वल है, 28 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर के। तो यहाँ पे मैं दोबारा बना लेता हूँ। तो यहाँ पे आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 28 स्क्वायर माइनस में 21 स्क्वायर। 28 का स्क्वायर ये होता है अपना 784, 21 का स्क्वायर कितना हो गया अपने पास 441, तो ये कितना आ गया 343। आर स्क्वायर अपने पास आ गया 343। हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ से मैं दोबारा लिख लेता हूँ, आर स्क्वायर है 343, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर कितना है 343, मल्टीप्लाई में हाइट अपने पास 21, तो 3 से काट लेते हैं 7 पे, 7 से कट गया 7 पे, 22 की और 343 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया आपके 7546। तो वॉल्यूम कितना आ गया 7546 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये अपना ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, क्या होगा, राइट। नेक्स्ट है 3, 8, 13, 18 में कौन सा पद 78 होगा। तो ये अपना जो है एपी का जो है क्वेश्चन है ये। यहाँ पे जो है फर्स्ट टर्म को बोलते हैं ए है अपने पास 3, डी होता है कॉमन डिफरेंस, दो नंबरों के बीच की डिस्टेंस, दूसरे में से पहला घटा लेते हैं, तो 8 - 3, डी कितना अपने पास 5। लास्ट टर्म क्या है अपने पास 78, लास्ट टर्म को ए एन बोलते हैं या फिर एल बोलते हैं, ये कितने हैं अपने पास 78। हमें नंबर ऑफ टर्म बतानी है, यानी कि कौन सी टर्म इसकी जो है 78वीं होगी। तो यहाँ पे आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ए एन किसके इक्वल होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की लास्ट टर्म अपने पास 78 है, ए अपने पास है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी है कॉमन डिफरेंस कितना है 5। तो 3 इस साइड सबसे पहले आगे माइनस का हो जाएगा, 3 माइनस का होगा तो ये कितना बचेगा 75। ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 75 को 5 से जब डिवाइड करते हैं, तो 75 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से 15। 75 को 5 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 15। तो n - 1 15 के इक्वल है, तो यहाँ से x n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 + 1 यानी कि 16। तो इसमें जो 16वीं टर्म होगी ये क्या होगी अपनी 78। तो इसमें जो ऑप्शन है कौन सा राइट हो जाएगा अपना, थर्ड ऑप्शन क्या होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 जो है द एवरेज ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या होता है निरीक्षण, 11 जो ऑब्जर्वेशन है प्रेक्षणों का औसत दे रखा 60। तो 11 का जो है एवरेज है 60, तो 11 का टोटल कितना हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई में 60, यानी कि ये हो गया अपना टोटल कितना हो गया 660। 11 जो नंबर है सॉरी ऑब्जर्वेशन है इनका जो है एवरेज है 60 है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 660। प्रथम जो 6 हैं, तो जो फर्स्ट 6 हैं, जो है फर्स्ट 6, इनका जो है एवरेज 59 है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 59 मल्टीप्लाई में 6, 59 मल्टीप्लाई में 6, ये हो गया 354। जो लास्ट सेकंड जो है या फिर उनको लास्ट बोल देते हैं, लास्ट जो 6 नंबर हैं ऑब्जर्वेशन है, इनके जो है एवरेज है ये आपकी 62 है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 6 × 62, यानी कि ये हो जाएगा अपना 372। 11 का एवरेज ये दे रखा है, पहले 6 का और ये दूसरे 6 का है। पहले हम लास्ट जो है टोटल 12 का निकाल लेते हैं, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 354 और 372 को, तो ये कितना आ जाएगा अपना 726, यानी कि 12 नंबर जो है टोटल 726 के इक्वल है, 11 नंबर 660 के इक्वल है। तो एक जो नंबर बच गया वो किसके इक्वल होगा, ये आपको बतानी है कि छठा जो नंबर है उसकी वैल्यू बतानी है आपको क्या होगी। तो हम क्या करेंगे,
726 में से 660 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 और 6। तो जो अपना छठा नंबर है ये कितना हो जाएगा 66, जो इसमें थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट है 8 सेंटीमीटर लंबी और 6 सेंटीमीटर चौड़ी एक कागज की शीट पर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। यानी कि ये एक रेक्टेंगल है, इसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे स्क्वायर काटने हैं, जैसे एक स्क्वायर जिसकी सभी साइड इक्वल होती हैं, एक और काटने से बहुत सारे काटने हैं। तो कितने स्क्वायर काट सकते हैं, तो हम क्या करेंगे टोटल जो है शीट है इसका स्क्वायर एरिया निकालेंगे। तो 8 और 6 इसकी लेंथ और ब्रेड्थ है, तो इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा 8 × 6। इसको डिवाइड कर लेंगे स्क्वायर के एरिया से। स्क्वायर की एक साइड 2 है दूसरी भी 2 है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 2 × 2। तो 2 से काट लेते हैं 4 पे, 2 से 3 पे, तो उसमें टोटल कितने स्क्वायर काट सकते हैं हम 12। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 114 जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या करना है 1 2 8 3 5 2 यानी कि 1,28,352 को डिवाइड करना है 2,38,368 से, यानी इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिखना है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यहाँ से 128,352 इसको डिवाइड कर लेते हैं। इसके नीचे क्या है 238,368। सबसे पहले यहाँ से 2 से काट लेते हैं, तो 64176 इसको 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 119,184। फिर 2 से काटेंगे तो इसको ये आ जाएगा अपना 32088। इसको 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपना 59592। फिर इसको 2 से काट लेते हैं तो 16044। इसको 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा अपना 29,796। इसको 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा अपना 8,022। इसको 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा अपना 14,898। इसको 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा अपना 4,011। इसको 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा अपना 7,449। फिर से काट लेते हैं इसको, यहाँ से अब की बार किससे काटेंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे मैं इस साइड लिख लेता हूँ 1337। और नीचे जब इसको काटेंगे इसको 7,449 को तो ये कितना आ जाएगा 2,483। फिर अभी इसको 191 से काटेंगे, डायरेक्ट 191 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 7। इसको 191 से काटेंगे कितना आ जाएगा 3। तो इसको जब सोल्व करते हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आती है 7/13। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन क्या आ जाएगा राइट। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करना, सबसे पहले अंदर वाले को सोल्व कर लेते हैं 0.0064। इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10,000। तो 10,000 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, तो 64 का स्क्वायर रूट 8, 10,000 का 100, 8 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.08। तो इसकी जगह यहाँ पे क्या लिख लेंगे 0.08। तो 0.01 तो पहले से ही है, तो 0.08 लिख लिया इसका स्क्वायर रूट। इनको ऐड कर लेते हैं तो 0.09 इसका स्क्वायर रूट। यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं 9/100। 9 का स्क्वायर रूट कितना था 3, 100 का 10, 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 या फिर 0.3। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 वर्षों में रवि की उम्र वर्तमान उम्र का 4 गुना हो जाती है। तो मान लेते हैं रवि आज कितने साल का है, प्रेजेंट में रवि आज x साल का है, तो 15 ईयर्स आफ्टर 15 साल के बाद में कितने का हो जाएगा। देखो आज x का है तो 15 साल के बाद में x 15 साल और बढ़ जाएगी, तो वो कितना का हो जाएगा x + 15 का। जबकि क्वेश्चन में दे रखा है कि 15 साल के बाद में जो उसकी उम्र है वर्तमान उम्र का 4 गुना हो जाता है। तो वर्तमान उम्र का 4 गुना होगा, तो वर्तमान उम्र को 4 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए वर्तमान उम्र का जो है अगर 4 गुना हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कहीं इसको कर ले, क्योंकि ये तो पहले से ही जो है ज़्यादा है, ये कम है, तो कम को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आगे सोल्व कर लेते हैं, तो 4x ये x माइनस का हो जाएगा आगे जाके, तो 15 किसके इक्वल है 3x के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास है 5। क्यों, क्योंकि 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी क्या आएगा 15। क्वेश्चन में क्या पूछा उसकी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु हमने x मानी थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो वर्तमान में उसकी जो एज है ये कितनी है 5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 1,60,000 रुपये के 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से जो है 6 माही चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 6 माही का मतलब क्या होता है जो है हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली जब भी बात करते हैं तो वहाँ पे रेट आधा हो जाता है। तो रेट अगर 10% है तो हाफ ईयरली में कितना हो जाएगा 5%। तो आपको रेट जो है
5% लेना पड़ेगा। टाइम क्या हो जाएगा डबल, तो यहाँ पे 2 साल है तो हाफ ईयरली में 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो टाइम की जगह हम क्या लेके चलेंगे 4, क्योंकि जो है हाफ ईयरली 1 साल में 2 हाफ ईयरली होते हैं, तो 2 साल में कितने हाफ ईयरली हो गए 4, तो रेट 5 लेके चलना है, टाइम आपको क्या लेना है 4। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट के लिए क्या करते हैं P इंटू 1 प्लस आर बटे 100 इसकी पावर T माइनस P। अब P यहाँ से दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से P को मैं जो है कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे P दोनों के लिए एक साथ यूज कर लेते हैं, P अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। अब इसको आगे रख लेते हैं, P की वैल्यू 1,60,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट कितना मैंने बताया था 10 की जगह 5 हो जाएगा। टाइम कितना है अपने पास, जो 2 साल था उसकी जगह हम क्या लेंगे 4 माइनस 1, 5 से काट लेते हैं 100 को कितना आ जाएगा 20, तो 1 प्लस 1/20, यहाँ पे इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ, तो 20 एलसीएम आ गया, तो 21/20, तो इस कंप्लीट की जगह 21/20 लिख लेता हूँ मैं बार बार, जो है यहीं पे शॉर्टकट में सोल्व कर लिया, कितना आ जाएगा 21/20, और इसकी पावर 4 थी, तो 21/20 21/20 21/20 कितनी बार 4 बार, और उसमें से एक क्या करेंगे माइनस, उसमें से एक हमें क्या करना है माइनस। आगे सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे 1,60,000 21 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आ जाएगा आपका 1,94,481। नीचे एलसीएम लेंगे, ये आपका एलसीएम दोनों के लिए ले लेता हूँ, ये कितना आ जाएगा 20 × 20 × 20 × 20, और यहाँ पे एक के नीचे क्या लेंगे एक, यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई करेंगे सभी के साथ, तो 1,60,000। अब आगे सोल्व कर लेते हैं, इस कंप्लीट से ये कंप्लीट कट जाएगा, क्योंकि ये भी नीचे वाला भी 1,60,000 बन रहा है, ये भी 1,60,000, ऊपर क्या है 1,94,481 माइनस 1,60,000, इसमें से घटाएंगे तो ये आपका बचेगा 34,481। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया 34,481, तो इसमें जो अपना है सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है ये देखिए, 2 घनों के आयतनों का अनुपात दे रखा है, यानी कि एक छोटा जो है घन है और एक थोड़ा सा बड़ा घन है, जिनको बोलते हैं हम क्यूब। इसका जो है वॉल्यूम है अपना 27, इसका वॉल्यूम हमने मान लिया V1, इसका V2 64। तो सबसे पहले हम इसकी साइड निकाल लेते हैं, तो a क्यूब किसके इक्वल हो गया 27 के, तो a की वैल्यू आ गई 3, तो इसके की जो साइड है 3 सेंटीमीटर है, सभी 3 सेंटीमीटर तो नहीं कह सकते, 3 यूनिट कह सकते हैं, क्योंकि यूनिट दे नहीं रखी इसमें, यूनिट में जो है कुछ भी हो सकती है, मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर। यहाँ से जो इसकी साइड निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे जो है हमने इसकी साइड निकाली, तो बड़ा a ले लेते हैं, या फिर इसको छोटा a ले लो वैसे समझाने के लिए, तो a क्यूब 64 है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो इसकी सभी साइडें कितनी है 4 की है। क्वेश्चन में क्या पूछा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि कंप्लीट सरफेस एरिया। तो साइड अपने पास आई गई, जो है सरफेस एरिया का फार्मूला क्या था 6a², दूसरे का भी 6a², यहाँ पे जो साइड है ये अपनी 3 है, वहाँ पे जो साइड है ये अपनी है 4। इसको सोल्व कर लेते हैं, 6 से 6 कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो इनका जो सरफेस एरिया का जो रेशियो हो गया कितना हो गया 9:16। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना, थर्ड ऑप्शन क्या होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 संपूरक कोणों का अनुपात 2:3 है, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कोई भी 2 एंगल जिनका सम 180 होता है वो क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, उनको क्या बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे देखिए 2 एंगलों का रेशियो दे रखा है, 1:2:3, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ से देखेंगे, तो एक एंगल अपने पास x है, तो दोनों का 2 एंगलों का सम 180 होता है, तो एक x है तो दूसरा कितना हो गया 180 माइनस में x, इनका रेशियो दे रखा है, तो x रेशियो 180 माइनस x, यह 2:3, तो इसको डिवाइड में लिख लेते हैं, x/180 माइनस x बराबर है 2/3 के, कितना हो जाएगा 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 की x के हाथ मल्टीप्लाई 3x, 2 की इसके हाथ मल्टीप्लाई है 180 की 2 के साथ 360, 2 की x के साथ माइनस 2x, ये माइनस 2x इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, तो 5x 360 के बराबर है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं दोबारा लिख लेता हूँ 5x अपना 360, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 360/5, 360 को जब 5 से डिवाइड करेंगे 72। हमें दोनों एंगल निकालने थे, तो एक अपने पास एंगल था x, दूसरा था 180 माइनस x, तो एक एंगल अपने पास 72 है, 180 में से 72 को घटाएंगे तो दूसरा एंगल आ जाएगा अपने 108,
तो 72 है और 108 इसकी क्या हो जाएंगे राइट आंसर। जो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक माचिस की डब्बी की जो है मेजरमेंट दे रखी है, ये अपनी 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, ऐसे 12 डब्बियों के पैकेट का वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड क्या होता है जिसकी लेंथ और ब्रेड हाइट अलग होती है, क्यूबॉइड जिसकी लेंथ तेरे की ब्रेड और हाइट, इसका वॉल्यूम क्या होता है L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई में अच्छा L है 4 सेंटीमीटर, बी है 2.5, हाइट है 1.5 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, 2.5 का डेसिमल हटा लेते हैं, इसका भी डेसिमल हटाएंगे 10, यहाँ से कैंसिल कर दिया हमने 5 से 5 पे, यहाँ पे 5 से 2 पे, यहाँ से 5 से 3 पे, 5 से 2 पे, 2 और 2 4, तो 5 और 3, तो इसका वॉल्यूम क्या आ गया 15 सेंटीमीटर क्यूब। यानी एक जो माचिस है, एक मैच बॉक्स है, एक है माचिस, इसके जो है वॉल्यूम है अपने पास 15 सेंटीमीटर क्यूब। हमें 12 बॉक्स से निकालना है, तो ऐसे 12 का क्या होगा, एक का अगर एक का 15 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 12 के लिए इसको 12 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, 15 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये अपना क्या हो जाएगा राइट। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, कॉलम 1 राज्य, कॉलम 2 जल संरक्षण विधि। कॉलम 1 में जो है स्टेट का नाम दिया हुआ है, कॉलम 2 में जल संरक्षण विधि का नाम दिया हुआ है। इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जो भी ऑप्शन राइट है उसको सिलेक्ट करना है। सबसे फर्स्ट देखिए राजस्थान, राजस्थान में जो है जल संरक्षण विधि का नाम है खड़ीन। महाराष्ट्र में जल संरक्षण विधि का नाम है बंदारस। केरल है, इसमें जो जल संरक्षण विधि का नाम है जो है सुरंगम। नेक्स्ट है तमिलनाडु में जो जल संरक्षण विधि का नाम है एरिस, और लास्ट है बिहार में जो जल संरक्षण विधि है इसका नाम है पाइन। तो जो है ए के सामने यानी कि ए का जो मैचिंग होगा ये 4 के साथ होगा, बी का मैचिंग जो है 3rd के साथ है, सी का मैचिंग 5 के साथ, डी का मैचिंग 1st के साथ, और ई का जो मैचिंग है ये आपका 2nd के साथ होगा। तो इसमें आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो 3rd ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित नहीं है। तो जीवाणु जनित बीमारी कौन सी नहीं है आपको बतानी है। हैजा जो है ये जीवाणु जनित बीमारी है। तपेदिक क्षय रोग जिसको बोलते हैं ये भी जीवाणु जनित यानी कि बैक्टीरिया से होती है। एंथ्रेक्स ये भी जो है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु जनित बीमारी है। लेकिन जो इन्फ्लुएंजा है ये क्या है, जीवाणु जनित बीमारी नहीं, ये जो है बीमारी बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होती। तो 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है, यानी कौन सा जो हार्मोन है जिसके निर्माण के लिए हमें आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन। जो थायरोक्सिन जो हार्मोन है इसके लिए जो है आयोडीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस क्षमता की एसआई यूनिट क्या है। तो जो लेंस होते हैं इसकी जो एसआई यूनिट क्या होती है, तो डायप्टर जो होती है इसकी क्या होती है एसआई यूनिट लेंस की जो है पावर की। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वर्ग जैव निम्नीकरण है, जिसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो वेस्ट वो होते हैं जो थोड़े से दिन बाद में जो है खत्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो जब घास, पुष्प और जो चमड़ा है ये बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट, घास, कास्ट और कांच। कांच नहीं है, कांच को आप कितने दिन तक भी जमीन में रखो वो वैसा का वैसा रहेगा, ये गायब नहीं होता। नेक्स्ट है फल, छिलके, केक, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। केक, कास्ट और प्लास्टिक, प्लास्टिक नहीं है। तो इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन और जो है सी का ऑप्शन, ए और सी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। तो ये कौन से ऑप्शन में है, जो 3rd ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। जो 3rd ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। तो सुनहरा रेशा किसको बोलते हैं, जो पटसन होती है इसी को क्या बोलते हैं सुनहरा रेशा। जूट, जूट क्या होता है सुनहरा रेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है। जो क्लोरोफिल होती है इसमें जो धातु पाई जाती है उसका नाम है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु जो है क्लोरोफिल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वयस्क व्यक्ति में आरबीसी का निर्माण होता है, यानी कि इन एडल्ट ह्यूमन आरबीसी इनफॉर्म्ड इन। तो आरबीसी जो है एक वयस्क व्यक्ति में कहाँ पे बनती है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बोन मैरो, जिसको हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। नेक्स्ट है अमरबेल उदाहरण है। तो अमरबेल क्या है, एक परजीवी है। आपने देखा होगा पेड़ों के ऊपर इनको जो है घेर देते हैं और ये अपने आप जो है पेड़ से अपना भोजन लेती रहती है। नेक्स्ट है यानी कि खुद अपना भोजन नहीं बनाती, किसी और पे डिपेंड रहती है। नेक्स्ट है कौन सा पद कार्बन चक्कर में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा पद जो है कार्बन चक्कर में सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें जो 2nd है ऑप्शन ये क्या हो जाएगा राइट, जो है ट्रांसपीरेशन क्या नहीं है, कार्बन चक्कर में सम्मिलित नहीं है।
कैसे नहीं है, क्योंकि आपको वाटर को वाष्प बन जाती है, वाष्प दोबारा से जब ठंडी होती है तो वाटर बन जाता है, वाटर से बर्फ बन जाती है। तो इसमें कोई भी जो कार्बन का चक्कर नहीं है, तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस धातु का उपयोग सोलर सेल बनाने में किया जाता है। तो सोलर सेल बनाने के लिए जो आप सभी को पता होगा, जो सिलिकॉन धातु है इसी का प्रयोग किया जाता है। सोलर सेल पैनल देखे होंगे आपने, जो है सूर्य के प्रकाश से जो है लाइट बनाते हैं, सोलर पैनल बोलते हैं उनको, उसमें जो है सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 22 जो है मार्च को। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। तो ये आपको याद रखना है, 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिकांग स्वयं का डीएनए रखता है। तो ऐसा कौन सा कोशिकांग, यानी कि विच सेल ऑर्गेनेल्स हैव इट्स ओवन डीएनए, किसका अपना डीएनए होता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे लाइसोसोम का अपना जो है डीएनए, कोशिका स्वयं का डीएनए नहीं होता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का जो है अपना डीएनए होता है। लवस, यहाँ पे आप देखें, सॉरी लवक, इसका भी अपना डीएनए होता है। तो यानी कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन क्या है, राइट। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, क्योंकि इसमें सेकंड और थर्ड ऑप्शन दोनों राइट है, दोनों फोर्थ ऑप्शन में दिए हुए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का आपको एग्जाम्पल बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पेट्रोल नवीकरणीय नहीं है, कोयला भी नहीं है, प्राकृतिक गैस ये भी नहीं है, लेकिन वन क्या है, नवीकरणीय जो है साधन है, ये रिन्यूएबल एनर्जी है, दोबारा से पेड़ फिर से उगा सकते हैं आप। तो ये क्या है, रिन्यूएबल जो है एनर्जी सोर्स है। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट। नेक्स्ट है, स्थानांतरित कृषि को ब्राजील में कहते हैं। तो ब्राजील में जो स्थानांतरित शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का क्या नाम है, तो इसको बोलते हैं, रोका नाम से फेमस है। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, अक्काई करैत दुबैया प्रजाति है। तो ये किसकी प्रजाति है, ये जहरीला जो सांप होता है उसकी प्रजाति अब है। ये थर्ड जो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। यहाँ पे वो दे रखी हैं अक्काई जो है अफाई कृत दुबैया, ये जो प्रजाति है जहरीले सांप की प्रजातियां हैं। नेक्स्ट सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प यहाँ पे देखिए, विश्व की सभी झीलों व नदियों के जल की कुल मात्रा नियमित रहती है। तो ये बिल्कुल गलत है, नदियों में जो पानी है घटता बढ़ता रहता है, सूख जाती है कई बार। नेक्स्ट है, भूमिगत जल की कुल मात्रा नियत रहती है। तो भूमिगत जल हमेशा फिक्स नहीं रहता, जो वापिस निकल जाता है तो घट भी जाता है, बारिश आती है बढ़ भी जाता है। विश्व के समुद्र और महासागरों में जल की कुल मात्रा नियमित है। तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो है धूप के कारण समुद्रों में और महासागरों में जो पानी है वाष्प बन के उड़ता रहता है। लेकिन लास्ट में जो ऑप्शन देखेंगे, विश्व में जल की कुल मात्रा नियत है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। पूरे वर्ल्ड है, इसमें जो वाटर की जो मात्रा है, ये बिल्कुल क्या अमाउंट क्या है, कांस्टेंट है, ये कभी भी घटती नहीं है। टोटल जो आप देखेंगे वाटर, ये क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है। इसमें जो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट। नेक्स्ट, कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हैं आप, अधातु। अगर यहाँ पे धातु की बात होती तो मरकरी ऑप्शन क्या हो जाता अपना, राइट। लेकिन यहाँ पे नॉन मेटल की बात हो रही है, जिसको बोलते हैं अधातु। तो अधातु जो ब्रोमीन ही एक अधातु है, जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर किस में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो ब्रोमीन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है मोमेंटम के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसको बोलते हैं संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो है ईंधन के लिए यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, जो क्या बोलते हैं इसको, यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ATP। जो लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन उद्योगों को सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो किन उद्योग को जो सनराइज उद्योग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे लोहे और इस्पात उद्योग, तो ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी, ये सही है, बिल्कुल सनराइज उद्योग है, जो भविष्य में आपको पता होगा सनराइज जो है कि उगना यानी कि बढ़ना, आगे की तरफ जो चलते जा रहे हैं। तो सूचना इंफॉर्मेशन का जो है टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ती जा रही है। सीमेंट उद्योग ये भी नहीं है, सूती वस्त्र उद्योग ये भी सनराइज उद्योग नहीं है। तो इसमें केवल जो बी वाला ऑप्शन क्या है, राइट। और यहाँ पे आप देखेंगे बी ऑप्शन कौन से में दिया हुआ है, थर्ड जो ऑप्शन है इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट है, थर्ड ऑप्शन में बी ऑप्शन दिया हुआ है।
तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट है दावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो दावन सोडा का जो रासायनिक नाम ये आपको बताना है। तो दावन सोडा को जो सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट। नेक्स्ट है जीवाणुओं को मारने के लिए जल में कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है। तो जीवाणुओं को कौन सी गैस की हेल्प से मारा जाता है। तो जो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, ये आपने बहुत बार सुना होगा। जो है वाटर में बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए क्लोरीन छिड़कते हैं। नेक्स्ट है पूर्व विश्वव्यापी उष्णता के लिए विविध ग्रीन हाउस गैसों का सापेक्षित योगदान बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। इनकी रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउसेज गैस टू टोटल ग्लोबल वार्मिंग इन द असेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो है ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे CO2 है, फिर CH4 है, CFC है, लास्ट में NO2 है। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट। सबसे पहले CO2, फिर CH4, फिर CFC, फिर लास्ट में NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनता है। तो क्रिया करने से क्या बनता है, ह्यूमस। जो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट। किस जीव के द्वारा वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। तो ये सभी को पता होना चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जो केंचुआ क्या करता है, वर्मी कंपोस्ट जो है बनाता है, जमीन को क्या कर देता है, जिसको बोलते हैं नरम कर देता है, जिससे उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो यहाँ पे आपको जो है मैचिंग करनी है, सुमेलित। CFC को क्या बोलते हैं, ये क्या है, ओजोन शेयर में जो है क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है, भाग, यानी कि जो है ओजोन का क्या करती है, डिप्लेशन। नेक्स्ट है CO2 क्या है कि हरित गृह प्रभाव, जिसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। N2 क्या है, ये आपकी सर्वाधिक उपलब्ध गैस है, जो सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है, क्या होती है, N2। और CO क्या है, ये एक जहरीली गैस है, विषैली गैस है। तो यहाँ पे A की जो मैचिंग है फोर्थ के साथ है, B की जो मैचिंग है फर्स्ट के साथ है, C की जो मैचिंग है ये आपकी सेकंड के साथ है, और D की मैचिंग जो थर्ड के साथ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो अपना फोर्थ ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। तो इसका जो लास्ट का जो है ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोगैस का मुख्य घटक है। तो बायोगैस का जो मुख्य घटक ये है मेथेन गैस जो है बायोगैस का सबसे ज़्यादा जो है घटक है। नेक्स्ट नई प्रजातियां बन जाती हैं। यदि नई प्रजातियां कब बनती हैं, सबसे फर्स्ट है जनन कोशिका के DNA में महत्वपूर्ण परिवर्तन से भी जो है नई कोशिका जो है नई प्रजातियां बनती हैं। नेक्स्ट है युग्म में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। हाँ, जब यदि गुणसूत्र बदल जाते हैं, क्रोमोसोम की जो संख्या बदल जाती है, तो भी जो है नई प्रजाति बनती है। लास्ट है अनुवांशिक पदार्थों में परिवर्तन नहीं हो। तो ये बिल्कुल गलत है। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, A और B। तो कौन से ऑप्शन में दिए हुए हैं A और B, जो सेकंड ऑप्शन में क्या है दिए हुए हैं A और B, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। यदि आपको स्टेट के और भी क्वेश्चन पेपर देखने विद सॉल्यूशन, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको स्टेट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।